मटेरियल शेयर कर दिया है, ठीक है। और बेसिक थीम, बेसिक बेसिक कंटेंट एक ही होता है, बस उसको प्रेजेंटेशन के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। शहर तारे को उमल बनी, ये दोनों लॉबी से आ रही हैं। इनको जो है जरा इनके चैट बॉक्स में नाम लिखते हैं। अच्छा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कौन से पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं, आप क्लियर करेंगी? ओके, आपको साथ साथ क्वेश्चन करने दिया करूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग साथ, एक्चुअली बेटा इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि मेरी जो ये टीम्स में शेयर का ऑप्शन है इसमें, चलिए एनी हो, मैं इसका जो है कोई सोल्यूशन निकालती हूँ कि मैं आप लोगों की चैट साथ साथ पढ़ सकता हूँ। जरूर। ये इस वजह से क्योंकि जब स्क्रीन प्रेजेंट हो जाती है तो फिर मैं चैट को उस तरह कॉन्टिन्यूसली नहीं देख सकती। एनी हाउ, आप लोग क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आज जो है ना उसको साथ साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ओके, लेसन प्लानिंग के हवाले से बात हो रही थी कि आप लोगों ने लेसन प्लानिंग जो है वो, आपको एनफ मटेरियल मिल गया है। इस कोड में हम बाकी जो है मामलात देखते रहेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है वो ये है कि आप लोगों को एक अच्छा लेसन प्लान बनाने आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट्स भी दे दिए बहुत सारे। जी, बिल्कुल। ये आप लोगों ने बनाते ही रहना है, कोशिश करें हर रोज एक लेसन प्लान बनाए। इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको क्लिक करता है, जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है बना सकते हैं, आप उसको बनाएं। आप लोगों ने बेटा ये लेसन प्लान जो है ग्रुप में पोस्ट कर दिए अपने नेम के साथ। और बेसिकली ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, सेल्फ प्रैक्टिस है कि एटलीस्ट, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है आप लोगों ने थोड़ा सा गेस किया होगा, और ऐसे ऐसे जब आप आगे जाएंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि ये पूरा कोर्स जो है वो इस लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट्स के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। ये आप लोगों को मैंने थर्ड यूनिट जो है वो अपलोड कर दिया है, काइंडली सेव इट। ये 7 से 8 पॉइंट, इट्स ओके, ये इतना मैटर नहीं करता। ये सारे देखिए, अगर आपके इसमें
आपके कंपोनेंट सारे पूरे हैं, ठीक है? तो आपको एक आध एक्स्ट्रा बेसिकली वो भी आपका स्प्लिट हुआ होगा, वो कोई नई चीज़ नहीं होगी जो उसमें नहीं है और इसमें है। बेसिक चीज़ें तमाम में कवर हो रही होंगी, किसी ने एक ही पॉइंट में वो दोनों जो है वो डिस्क्रिप्शंस दे दी गई होंगी। तो जो आपको बेहतर लगता है, आप उसको करें। और सेकेंडली क्या करें, अपने अपनी एज्यूम्ड स्टूडेंट्स का ग्रेड लेवल लेके फिर कोई सब्जेक्ट हो, स्पेसिफिक कंटेंट लेके आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे हम जाएंगे, ठीक है, हमारे लेसन बनेंगे, जो कंपोनेंट्स हमने देने हैं वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मजीद क्लियर होंगे। तो आप लोगों को लेसन प्लान बनाना बहुत ईजी होगा। अगर जो हम लोग 9 यूनिट्स पढ़ लेंगे तो आप लोगों के पास बहुत मटेरियल होगा। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल इसकी इस फेज पे चली जाएगी कि आप लोगों को लेसन प्लानिंग के अगर तो फॉर्मेट याद है, जैसे आपने उसकी हेडिंग्स याद करनी है, उसके अंदर पुट क्या करना है, कंटेंट क्या डालना है, वो आप लोग इंशाल्लाह सारे खुद कर पाएंगे। आज हमारे पास थर्ड यूनिट है, दैट इज स्टूडेंट्स मोटिवेशन। स्टूडेंट्स मोटिवेशन जो है, ये एक जो हम देखें, हमारे पास कंपोनेंट आता है कि हमने इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा यूनिट है उस पॉइंट को, उस कंपोनेंट को जो है कवर करेगा कि कैसे आपने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखना है थ्रू आउट द क्लास, ठीक है। वो डिसिप्लिनरी इश्यूज के हवाले से भी है और जो है इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेंट इन द एजुकेशनल करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ भी एंगेजमेंट है। दोनों चीजें जो है वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है और आप जो है वो बहुत जो है प्रेजेंटेशन पावर्स भी रखते हैं। लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स जो है मोटिवेटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि इस यूनिट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो समझ आ पाएंगी, आप इनको जो है इनके बारे में फुली अवेयर हो जाएंगे। एंड देन क्लैरिटी द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, हम देखेंगे कि मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है। फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि मोटिवेशन की कौन सी टाइप्स होती हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हम डिफरेंशिएट करना हमको आ जाएगा। थेरीज ऑफ मोटिवेशन के किन किन थेरीज के ऊपर जो है ना बेस करते हुए मोटिवेशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, हमें वो पता चलेगा। और आखिर हम देखेंगे कि हम अपने क्लासरूम में मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी जो है वो चीज यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो क्लास है स्टूडेंट को मोटिवेटेड रहे। जी हम मीनिंग की तरफ आते हैं। द टर्म मोटिवेशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरवर्ड व्हिच मींस टू मूव, ठीक है। मोटिवेशन नाम से जाहिर हो रहा है टू मूव, साथ चलना, ठीक है। अब ये चलना हम अपने स्पेसिफिक एजुकेशनल सिनेरियो में ले लेंगे। मोटिवेशन इज अ अर्ज, नीड, वांट और डिजायर, ठीक है। ये एक ऐसी ड्राइव है, एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उस वर्क को जो साइन किया जाता है उसको करने के लिए तैयार होता है और उसको पूरा करता है। मोटिवेशन जो है हम मोस्टली सबऑर्डिनेट्स के जो है वो सिनेरियो में यूज करते हैं कि हमारा जो अगर कोई टास्क है, अगर हमारे सब स्टूडेंट्स भी है, ठीक है, दे आर अवर सबऑर्डिनेट, इन्होंने उन्होंने वो चीज जो हमने उनको जिस चीज में इंडल्ज किया है वो चीज पूरी करनी है, वो टास्क कंप्लीट करना है, चाहे वो कंटेंट कवरिंग है, वो क्विज गिविंग है, वो जो भी है। तो बेसिकली जब कोई पर्सन एक ड्राइव, एक फोर्स जो कि उसको एक काम करने पर राजी रखती है और उसे वो काम करवाती है, तो वो चीज क्या होती है, मोटिवेशन होती है। कुछ फॉर्मल डेफिनेशन देखिए एलपोर्ट की, कि अराउजल टू ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट। ये बेसिकली अराउजल होता है, एक चीज अंदर से उभरती है कि हम लोगों ने ये काम करना है। मोटिवेशन इज अ कांस्टेंट नेवर एंडिंग फ्लक्चुएटिंग एंड द कॉम्प्लेक्स। अब मोटिवेशन को अगर हम देखा जाए, मोटिवेशन
मोटिवेशन ना सिर्फ जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स होती है, ठीक है, इसका लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो है अगर हम देखें किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी के लिए ये फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, मैस्लो कह रहा है। फिर जो है क्रो का कहना है कि अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ये एक बेहतरीन और मुकम्मल डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, कि हमारे पास कोई ड्राइव फोर्स है जो कि एक फीलिंग को अराउज करती है, उभारती है, सस्टेन करती है, कायम रखती है, रेगुलेट करती है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाती है उस काम को करने के लिए। ये जो 3 एलिमेंट्स क्रो ने बताए हैं, वो मोटिवेशन की जो है वो आपके थीम पर पूरा उतरे हैं कि इन तीनों जो है वो पॉइंट्स में हमारी जो मोटिवेशन है वो होनी चाहिए। जी, मोहम्मद शोएब, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या बाकी फ्रेंड्स को भी नहीं आ रही? अली अहमद जो है मैं उनको एडमिट कर रही हूँ, काइंडली उनका नाम जो है ना लिखें। बस और फिर लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लिखिए अली अहमद एडमिटेड थ्रू लॉबी, ठीक है? और बाकी मैंने सारी बात आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है, तो उनको समझ आ जाएगी कि वो जो है लॉबी से आए हैं। जिस तरह पहले सहर और उम्मुल बनीन को एडमिट किया है। स्टूडेंट्स, आप लोग चैट का ये है कि कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करें, कोई एक्स्ट्रा शेयरिंग नहीं करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस टाइप करें, ठीक है? और जब मैं इसको ऑन एंड ऑफ देखूंगी, अभी जब मैंने ये स्क्रीन जो है वो विजिबल की है तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, और अगर था तो वो कहीं पीछे जा चुका है। तो काइंडली आप कन्वर्सेशन ना करें दूसरी तीसरी, ताकि जब मैं स्क्रीन को देखूं तो मुझे वो क्वेश्चन नजर आ जाए अगर किसी ने किया हुआ है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। Any question about this content which जी, स्मेल आवाज आ रही है? दैट्स गुड। उमर बनीन, आपका मुझे लगता है इशू सॉल्व नहीं हुआ। मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था, तो मे बी आपका कोई जेन्युइन इशू होगा, तो बस अपनी ये थोड़ी-सी स्क्रीनशॉट्स और कि आप क्लास में मौजूद थी ऑन एंड ऑफ ये रखिएगा, ताकि अगर तो आपको कभी क्लेम करना पड़ जाए तो आप इसको यूज़ कर सकें इन प्रूफ्स को। जी, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपने कंटेंट की तरफ दोबारा जाते हैं। जी, डेफिनेशंस हैं, थोड़ी-सी फॉर्मल डेफिनेशंस हैं, अगर आप लोग ये रेफरेंस के साथ देते हैं इस टॉपिक के स्टार्ट में, तो इट विल गिव अ गुड इमेज ऑफ यू। अ सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है? ये एक फैक्टर है, ये एक एस्पेक्ट है जो कि एक बेहतर इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम मोटिवेशन स्कूल्स में बात करें तो ये इसमें क्या चीज़ शामिल होती है? अराउजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर। लेपरमान की जो है कि बिल्कुल एजुकेशनल सिनेरियो के कंटेंट में है कि अगर हमें करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी जो कि स्कूल के डोमेन में डिजाइन की गई है उनकी बात की जाए, उनके अराउजल, उनकी जो आपके सस्टेनिंग या परसिस्टिंग जो उनकी चीज एक कंटिन्यू रहनी चाहिए, उस सेंस से बात हो रही है। किसी भी बिहेवियर के लिए तो हम कहते हैं वो चीज बेसिकली मोटिवेशन है। मोटिवेशन के हम टाइप्स देखेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन होगी, नेगेटिव होगी, इंट्रिंसिक होगी और एक्सट्रिंसिक होगी। पॉजिटिव मोटिवेशन जो है क्या होती है, ये किसी ये मोटिवेशन जब अंडरलाइन जो है उसमें ग्राउंड पे मौजूद होती है, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उस एक्शन के बारे में, और जो फिर आपको अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करने के लिए रेडी रखता है। इसमें क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं कि जैसे हम लोग अगर अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या ये आता है कि जब हम लोग ये काम कर लेंगे, टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तो वी विल हैव एनफ मटेरियल टू फूड टू ईट,
ठीक है, अगर हमारी कोई पसंद की चीज़ बन रही है या हम बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम हमारा एक जो कहें ना एक पॉज़िटिव है, एक फैक्टर कि हमें वो चीज़ अचीव हो जाएगी। इसका नेगेटिव मोटिवेशन है कि इसमें इट इज़ बीइंग रिइंफोर्स्ड विद फियर, एंग्ज़ायटी एंड सच नेगेटिव फीलिंग्स कि अब इसमें बेसिकली ये होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, पीछे मकसद क्या होता है किसी नेगेटिव फीलिंग को अवॉइड करना। कि हम टाइम से ऑफिस जाएँगे ताकि हमारी सैलरी कट ना हो, ताकि हमें वहाँ पर अपने बॉस से डाँट ना खानी पड़े। हम स्कूल टाइम से जाएँगे कि टीचर हमें पनिशमेंट ना दे दे। अब पीछे देखिए नेगेटिव जो डिप्रेशन है, वो एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, वो स्कोल्डिंग भी है, वो कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिज़ायर्ड और जो टाइम गिवन है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहते हैं ये नेगेटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन अराउज़ हो रही है, पीछे मकसद क्या है? किसी नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करना। पॉज़िटिव में क्या होता है? आपने कोई काम करना है, मकसद क्या है? किसी प्लेज़ेंट चीज़ का हुसूल, किसी एक खुशगवार चीज़ को हासिल करना। नेगेटिव एंड पॉज़िटिव और मोटिवेशनल फोर्सेस could include pressure, desire, fear, influences, fame, there could be either negative or positive forces, ठीक है। अब ये जो है किसी भी एक काम को करने के लिए 2 डिफरेंट किस्म की मोटिवेशंस पैदा हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल, इमोशनल स्टेट जो है वो कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर एक आप कहें कि स्कूल टाइमिंग है, कोई जो है वो डिबेट डे है या कोई ऐसा करें कि आप एक्टिविटी डे है जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, एक की ये मोटिवेशन होगी कि मैं जाऊँ ताकि मैं टाइमली पार्टिसिपेट कर सकूँ, मैं उसको विन कर सकूँ और मेरी ग्रेडिंग अच्छी हो सके। ये वो पॉज़िटिव मोटिवेशन के साथ टाइम पे पहुँचेगा। दूसरी तरफ वही एक और स्टूडेंट होगा, उसने उसी तरह टाइमिंग को फ़ॉलो करना है लेकिन उसका मकसद ये होगा कि अगर मैं लेट हो गया तो मैं जो है वो टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगा, मैं जो हूँ उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ या फिर मुझे जो है कोई पनिशमेंट मिल जाए। तो देखिए दोनों ने सेम काम किया लेकिन दोनों के पीछे मोटिवेशन डिफरेंट थी। तो काफ़ी हद तक हम कहते हैं ये दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं और ये इंडिविजुअली टारगेटेड होती हैं, कोई किस मोटिवेशन से उस चीज़ को अचीव करता है, वो गोल पूरा करता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन-सी मोटिवेशन जो है वो होनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसी जैसे हम लोग बहुत सारे हेलमेट का यूज़ है, सिग्नल्स का जो है वो आपके उसको फ़ॉलो करना है। हमारे पीछे अंडरलाइन मकसद ये होता है कि एक तो ये कि अपनी सेफ्टी है, ठीक है? एक ये पॉज़िटिव चीज़ है लेकिन नेगेटिव ये कि हमारा चालान ना हो जाए, हम जो है वो फ़िज़िकली इंजर ना हो जाए। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। अब हर पर्सनैलिटी की अपनी परसेप्शन होती है कि वो कौन से एस्पेक्ट को लेकर जो है वो उस काम को पूरा करता है। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही थी, दिस मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और ब्राइब्स। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक नाम से ज़ाहिर है एक्स है, कोई आउटसाइड कोई चीज़ होगी, कोई मटेरियल होगा, कोई ऐसा जो एलिमेंट होगा जो कि हमें रेडी रखेगा कि हम वो गोल अचीव करें। वो क्या हो सकती है, वो मनी भी हो सकती है, वो फूड भी हो सकती है, वो फ्रेज़, वो कोई ट्रॉफी, मेडल कुछ भी हो सकता है। जिसकी वजह से हम लोग वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब चूँकि ये तमाम फैक्टर्स जो है एक्सटर्नल है, ठीक है? और ये जो है फिर इस मोटिवेटेड रखते हैं उनको। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दी हुई है। इस मोटिवेशन की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर एक जो है वो स्टूडेंट है, अगर कोई क्विज़ है, उसकी प्रिपरेशन इसलिए करता है और वो कर रहा है प्रिपरेशन लेकिन उसका पीछे मकसद ये है कि वो जो है टीचर की जो है वो स्कोल्डिंग से और बैड मार्क्स से जो है वो
बच सके, ठीक है? और वो पॉजिटिवली भी कर सकता है कि टीचर की उसको फेज मिले और ये कि वो गुड ग्रेड्स जो है वो अर्न कर सके। दोनों चीज़ें देखें क्या है, एक्सटर्नली डिराइव्ड है, ठीक है? इसको हम कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकती है, लेकिन आउटसाइड हिमसेल्फ, ठीक है? इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड है, तो हम कहेंगे दिस इज द। ये इंडिविजुअल के इनर फीलिंग्स नहीं होती बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं मोस्टली, जो कि उनको उस चीज पर अचीव करवाते हैं टारगेट। फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात आ रही है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली क्या होती है। इसमें इंटरनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी भी आ सकती है और इसमें कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, कोई चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि उसको परफॉर्म, वो वर्क करवाने के लिए रेडी रखती है, ठीक है? अब हम देखेंगे ये इंट्रिंसिक है, ये एक पर्सन के अंदर से अराइज हुए, वो किसी भी टाइप का इमोशन हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो खास किस्म का क्विज या कोई गेम खेल रहा है और उसका मकसद क्या है कि वो उससे एंजॉयमेंट उसको मिल रही है, उसका कोई, आप कहें कोई इंटरनल एक, आप कहें कि क्यूरियोसिटी लेवल है कि मैं इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, देखूं उसमें क्या जो है वो मुझे अचीव होता है, मैं इसमें कितने जो है वो कितने किस लेवल पे और कितने, आप कहें कि मार्किंग तो खैर नहीं होती वो, कि जो भी है वो कितना गोल अचीव कर लेगा कि उस लेवल पे पहुंच के वो विनर बन गया है, दिस दैट। तो आप ये मोस्टली जो गेम्स के एडिक्टेड होते हैं तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि अगर उसमें देखा जाए तो हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस स्क्रीन टाइम की वजह से और बहुत सारे फैक्टर की वजह से उस चीज से अवॉइड करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, उसमें उनका अपना इंटरेस्ट डेवलप होता है, अपना फोकस डेवलप होता है, तो इस वजह से वो चीज, उसको वो बहुत टाइम देते हैं और वो उस चीज को कैरी ऑन रखते हैं। अब थेरीज ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, थेरीज ऑफ मोटिवेशन से मुराद वो फिलोसफीज हैं जिनके ऊपर जो है वो, जी, जी बेटा मोहम्मद तारिक, व्हाट यू वांट टू आस्क। अभी हमने जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ी, इस टॉपिक में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए क्लास, कि ये एक फोर्स है, एक जो है आप कहें एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आप कोई काम करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस क्लास में, 2 घंटे वर्कशॉप में रहते हैं, ठीक है? अब कोई इसमें जो है पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ होगा, कोई नेगेटिव इमोशन के साथ होगा कि कहीं हमारी अटेंडेंस कम ना हो जाए, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है? पॉजिटिव है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद रहें ताकि हमें जो कंटेंट है मोटिवेशन के बारे में पता चल सके, ठीक है? तो हर काम का एक मकसद होता है, आप लोग खाना खाते हैं, उसके पीछे भी एक फोर्स होती है कि आप वो खाना क्यों खा रहे हैं, या तो आप अपनी जो है वो जो आपकी हंगर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे हैं, या फिर आप जो बाद में भूखे रहने की वजह से हेडेक होता है उसको, उससे बचने के लिए खा रहे हैं। तो ये एक बेसिकली एक ऐसी रीजन है, मोटिवेशन को आप सिंपल वर्ड में कहें तो ऐसी रीजन है जिसकी वजह से कोई काम किया जाता है। पीपल बेटा, स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, पीपल्स हो गए, ये हमारा जो है, हम जब एक स्कूल एनवायरनमेंट में होते हैं तो जो हमारे आगे एक हमारे ऑडियंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। नहीं तारिक बेटा, मैं इसे थोड़ा सा जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ओके, आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल, क्योंकि मोटिवेशन मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, तो हम इसको, हाँ, ये नहीं, हम इसको इनहेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, हम किसी को जो है वो
इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी परसेप्शन जो होगी वो इंडिविजुअल होगी। आपका ये मकसद है, बिल्कुल आपका ये बात ठीक है कि जो मोटिवेशन है वो फ्लक्चुएटिंग है, बट एक मोटिवेशन खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आप ये देखिए, कोई कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो विदाउट रीज़न आप करते हो। आप बताएँ, कोई क्या काम ऐसा है जो आप विदाउट रीज़न करते हैं? आप सोते भी एक रीज़न के साथ हैं, टू काम योरसेल्फ, टू अवॉइड फटीग। आप उठते भी एक मोटिवेशन के साथ हैं, टू डू द टास्क। उसके अलावा आप खाते-पीते, ये तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इनके पीछे मोटिवेशन है। तो इसके अलावा जो दूसरी नीड्स आ जाती है, एक सोशल इंटरेक्शन है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अदब से पेश आते हैं, क्या मोटिवेशन है पीछे? बिकॉज़ यू हैव टू अर्न द हेवन, ठीक है? यू शुड अर्न देयर अफेक्शन। आपने एक उनकी इज़्ज़त करके जन्नत भी लेनी है और एक उनकी इज़्ज़त करके उनसे भी प्यार मोहब्बत लेना है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप सोचें तो कोई भी काम मोटिवेशन के बगैर होता है। बिल्कुल उसकी टाइप बदल सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है और रीज़न्स बदलती रहती हैं। लेकिन जो है मोटिवेशन एग्ज़िस्ट करती है। और एक स्टूडेंट ने इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पूछा था। बेटा बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। किसी भी पर्सन किसी भी पर्सन की इनर सेल्फ से जब कोई ड्राइव आती है ना कि मैंने ये काम करना, और उसका उसकी रीज़न इंटरनल होती है कि मैं इसे खुशी महसूस करूँगी, ठीक है? मुझे जो है वो एन्जॉयमेंट मिलेगी। फिर मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चन्स हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। मेरे दिल में जो डर है वो कम होगा। जब इस तरह की चीज़ें आपको कोई काम करने पे रेडी रखें, तो वो चीज़ जो है क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है। बिल्कुल, मुक़द्दस आप ठीक कह रही हैं कि हाँ, अगर आप लोग सोचें तो आप लोगों के हर एक्ट के पीछे कोई न कोई मोटिवेशन, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में होगी, एग्ज़िस्ट कर रही होगी, और तभी आप जो है वो जो है उस काम को करते हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारी एक मोटिवेशन है, पॉज़िटिव मोटिवेशन है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी बातों को कबूल करेगा, हम जन्नत में जाएँगे। फिर हम बहुत सारे जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, हम डिसऑनेस्टी नहीं करते कि हमें जो हेल फायर से डर लगता है। तो आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग इज़ हैव अ रीज़न, और उसी के थ्रू चलती है। जी स्टूडेंट्स, हम अब थोड़ा-सा एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट की तरफ जा रहे हैं मोटिवेशन की, कि कौन-कौन सी फिलॉसफीज़ हैं जिनके ऊपर जो है ना मोटिवेशन के कांसेप्ट को बिल्ड किया गया है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये जो है 3 फिलॉसफीज़ हैं। अब इनके ऊपर डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन जो है वो हम देखेंगे। अब जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहता है कि मोटिवेशन क्या होती है, आपने ये देखना है। आपको डिफरेंस आना चाहिए कि ये जो तीनों थियरीज़ हैं, वो मोटिवेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर कौन-सी मोटिवेशन आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अब बिहेवियर से ज़ाहिर हो रहा है कि मोटिवेशन जो है एक ऐसी प्रोडक्ट ऑफ अफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है, ठीक है? मोटिवेशन कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वजह से कोई जो है बिहेवियर डिज़ाइन होगा। तो बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव के हामी जो आप कहें साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिलोसोफर्स होते हैं, वो कहते हैं कि मोटिवेशन हमेशा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिकली जो है वो होनी चाहिए, कि किसी भी काम को करने का मकसद जो है ना एक्सटर्नल रिइंफोर्समेंट या एक्सटर्नल रीज़न होती है जिसकी वजह से वो काम होता है। अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर लेने होते हैं, उसे सिर्फ़ उसी टीचर से तारीफ़ लेनी होती है, अपने पेरेंट्स से जो है एक्नॉलेजमेंट लेनी होती है, उसने डिग्री लेनी होती है, उसने नौकरी लेनी होती है और उसने पैसे लेने होते हैं। सपोज़ दिस इज़ ऑल द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक रिइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। उनके ख़्याल में इसी तरह हर चीज़, आप किसी के साथ एक सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो इसका भी मकसद है कि आप जो है उनके साथ सोशल रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। यकीनन कल को किसी प्रॉब्लम में आप उनसे जो है वो, आपकी चूँकि एक नो हाउ होगी, आपको सोशल सेटअप होगा, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। आप एक की जो सिक्योरिटी फीलिंग्स हैं वो फुलफिलमेंट हो रही हैं। मतलब हर चीज़ की जो है ना एक वर्डली प्रोडक्ट या आउटपुट आएगी, और इस वजह से बिहेवियर जो है वो डिफाइन होते हैं। ये बहुत हद तक गलत भी नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से फुली फुली मोटिवेशन को कवर नहीं करता है, लेकिन एनी हाउ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव यही कहता है।
ठीक है? अब ह्यूमरिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है? ह्यूमरिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो टोटल इसके ऑपोज़िट है, वो कहता है कि मोटिवेशन जो है कि सिर्फ अचीवमेंट और एजुकेशनल और इन जो आपके आउटवर्ड किस्म के बिहेवियर्स के साथ नहीं होती, बल्कि जो मोटिवेशन का जो पर्पस है वो किसी भी स्पेशली स्टूडेंट की वेलबींग, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फलाह के लिए जो है वो उसका असर होता है उसके ऊपर और उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती है इस मोटिवेशन से। इसमें जो है उसकी पर्सनल ग्रोथ आ जाएगी, उसकी इकोनॉमी आ जाएगी और पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाएंगी। मतलब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है कि इंटरनल फैक्टर्स को ये फोकस कर रहा है, मतलब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जो है ना उस पे बिलीव करता है कि हर चीज के पीछे अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी तो तब हमारे बिहेवियर जो है वो ज्यादा स्मूथ होंगे, वो ज्यादा जो है मॉडिफाइड होंगे और हमें बेनिफिट देंगे। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को आगे दो मजीद है जो है वो थेरीज में क्या है, दोनों बहुत मशहूर है, मैस्लो की और रॉजर की। इसको हम देखेंगे, मैस्लो की जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है। हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं इसके, और ये थ्योरी बहुत सी जो है आप कहें वाक़ई जो है आप कहें कि एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। आगे हम देखेंगे कि ये क्या होती है कि मैस्लो जो है वो मॉडल क्या कहता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं, ठीक है? मोटिवेशन की टाइप्स होती हैं और उन फेजेस में डिफरेंट टाइप्स के हमारे बिहेवियर डिफाइन होते हैं। मोहम्मद तारिक आप देखेंगे कैसे हमारी ज़िंदगी के हर फ़ेज़ पे डेस्टिनेशन हमारी चेंज हो जाती है, हमारा गोल चेंज हो जाता है। हम स्टूडेंट हैं, हमारी पढ़ाई मकसद है, उसके लिए और मोटिवेशन होती है। हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं, हम सोशल लाइफ़ में जाते हैं, हमारे डिफरेंट स्टेजेस पे आप कहेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, इसीलिए मोटिवेशन भी डिफरेंट होती है। ये अब इसकी जो मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स की बात होती है, ये एक पिरामिड होता है। उसने कहा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले होती हैं और इनको हासिल करने के लिए पीछे कोई मोटिवेशन होनी चाहिए और वो खास किस्म की होगी कि इंसान इन स्टेप पर चलता चलता ऊपर जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं है और कोई सेल्फ एस्टीम हासिल कर लेगा, तो ये चीज़ मैस्लो कहता है कि पॉसिबल नहीं है और किसी हद तक मैस्लो की जो ये हायरार्किकल नीड्स है वो रियलिस्टिक भी है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और लेकिन जो है ये वाक़ई अगर हम देखें अपने माइंड में अपने आप को जज करें तो हम इन्हीं जो है वो नीड्स पर फोकस करते हुए ऊपर जाते हैं। सबसे पहले एक इंसान है या कोई भी लिविंग बीइंग, उसका मकसद होता है खुद को फिजियोलॉजिकली सिक्योर करना। फिजियोलॉजिकल नीड्स में स्टूडेंट्स क्या आता है, हंगर आ जाती है, थर्स्ट आ जाती है कि पहले हर किसी का ये होगा, जी बेटा सिग्नल इश्यूज हैं, मेरी तरफ भी है, दुआ करें कि हम क्लास को सक्सेसफुली ले पाए। कि आपकी फूड पूरी हो, ठीक है? आपकी बॉडीली नीड्स पूरी हो, हमारा ये सबसे पहला जो आप कहेंगे ये मकसद होता है। और जब ये हमारे हम जो है सैटिस्फाइड होते हैं, हमने खाया पिया हुआ है, हम बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, तो फिर हम सोचते हैं कि जब फिर ये चीज़ हमारे जो फुलफिल होने के बाद हम जो है क्या करते हैं, सेफ्टी नीड्स पे जाते हैं। अब सेफ्टी नीड्स में हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हमारा मकसद होता है। इसके पीछे मोटिव ये होता है कि हम खुद को जो है महफूज रखें, कोई परेशानी, कोई जो है वो इश्यू हमें ना आए, वो बीमारी भी हो सकती है, वो कोई हार्म भी हो सकता है। हम उससे बचने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सिक्योर करते हैं। इसके लिए एक इंसान की कोशिश होती है कि उसके पास एक घर हो, एक शेल्टर हो, वो बारिश से, धूप से जो है लोगों के बुरे रवैयों से खुद को महफूज कर सके और अपने आप को सेव कर सके। जब ये नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें हमारा इनर सेल्फ वो क्या करता है, हमें आगे भेजता है कि अपनी सोशल नीड्स को पूरा किया जाए, जिसमें बिलॉन्गिंगनेस और लव आता है। इसमें हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फिर आगे हमारे जो फ्रेंड्स आते हैं, उससे आगे हम देखेंगे तो फिर आफ्टर मैरिज हमारे रिलेशंस होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो सोशल रिलेशंस में आते हैं, हम जब बेसिक 2 स्टेप्स कर चुके होते हैं, तो तब हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं कि ये जो रिलेशंस हमें बिल्ड करने हैं, इनके लिए हमें जब हम पहले 2 में फुलफिल होते हैं, तो अब इन सोशल नीड्स जो बिलॉन्गिंगनेस की है, उसके लिए हम इन्वेस्ट भी करते हैं, हम उनको उन ज़िम्मेदारियों को पूरा भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं।
और उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे और हमारे पार्टनर्स ये सारे वी आर वेरी सेटिस्फाइड, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, या हमारे जो पीछे मोटिव्स हैं वो फुली आप कहें कि फुलफिल्ड हैं, तो तब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एस्टीम। अब हम सोचते हैं कि ये तो सारी चीजें थी ना जो हमने एक पर हुक और क्रुक करनी ही थी, ये हम पर जो है वो कंपल्सरी थी, मैंडेटरी थी। अब हमने सोचा कि कुछ इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाए, तब हमारे पास सेल्फ स्टीम आती है, और फिर रिकग्निशन, स्टेटस, ये चीज़ आती है कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। वो सोचेगा कि चले मैं ऐसा करूँ कि कुछ डोनेशन दे दूँ कि ये लोग जो है गरीब लोग हैं, ये अपने कपड़े ले लें। फिर मैं किसी जो है वो मस्जिद को ही मैं कोई अपना पार्टिसिपेशन दे दूँ, ताकि लोग ज़्यादा आसानी से आके नमाज़ पढ़ें। कोई वाटर कूलर लगा दूँ कि लोगों को जो है वो पानी पीने में गर्मी है, पानी वो ठंडा पी सकें। तो इन चीज़ों को पे इंसान का ज़हन जाता है, और जब वो पूरी होती है फिर आप दिल में सैटिस्फाइड फील करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो बुलंद होती है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम किया, मैं इस काबिल था कि मैंने ये काम किया। फिर आपकी ये नीड जो है वो पूरी होती है। उसके बाद बेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ जो पिरामिड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप हर तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी वर्डली, इंटरनली, एक्सटर्नली तमाम नीड्स पूरी होती हैं, आपका एक स्टेटस भी अच्छा होता है, आप एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में एक वेल प्रेस्टिजियस फैमिली होती एक पर्सन के तौर पे, इंडिविजुअलिटी के तौर पे मौजूद होते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब पैदा होती है, इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी, मदर टेरेसा, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को पीछे रखकर लोगों की, ह्यूमैनिटी की वेलबींग के लिए काम करते हैं। वो अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा उनकी सैटिस्फैक्शन होती है, फुलफिलमेंट होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज़्ड स्टेज पे पहुँच जाए। अब उनको अपनी जो है वो कोई उनकी ख़्वाहिशात, डिज़ायर्स ऐसी नहीं रह जाती कि जिनके पीछे वो कोई उस चीज़ को मोटिवेशन बना के वो काम करें, बल्कि अब उनका मकसद क्या होता है, एक टोटल वेल-बीइंग, और अपने आप को पीछे रख के बाज़-औक़ात अपनी कॉस्ट पे अपने आप को आप कहेंगे उस चीज़ से महरूम करके जो है वो फिर वेलबीइंग का काम करते हैं, जिसमें हमारी ये सेंट्स होते हैं, हमारे सूफ़ी, हमारे ये जो बुज़ुर्ग, अल्लाह वाले लोग ये जो होते हैं वो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइज़्ड फ़ॉर्म पर पहुँच चुके होते हैं। उनका ज़हन जो है इन तमाम नीड्स से बेपरवाह हो चुका होता है। और ये जो हार्डिकल नीड्स है कि एक इंसान की नेचर जो है वो ऐसी होती है, और वो इन स्टेप्स पे जो है वो अब देखिए मोहम्मद आरिफ से आप कह रहे थे कि मोटिवेशन नहीं रहती। बिल्कुल, अब आपकी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं जी, हंगर, थ्रस्ट, जब ये नीड पूरी होगी तो ये खत्म होगी, इसके मोटिवेशन खत्म होगी कि हमें कुछ खाना है, पीना है। आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, वहाँ पे एक और मोटिवेशन होती है सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की, आप उसमें लग जाते हैं। वो पूरी होगी, आपने एक अच्छा घर बना लिया, उसके अंदर बिजली, पानी, गैस हर चीज़ मौजूद है, आप जो है वो 2-4 मेहमानों को भी सस्टेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी नीड्स पूरी होगी, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। इसी तरह जो है ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ही क्या आता है, एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द रॉजर्स मोटिवेशन थ्योरी। रॉजर्स मोटिवेशन थ्योरी क्या कह रही होती है? ये थोड़ी-सी आपके ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का ही इम्प्रूव्ड एडवांस वर्ज़न है कि इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ बोथ पर्सन एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। अब रॉजर कह रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सटर्नल भी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनल भी नहीं होती, बल्कि दोनों फैक्टर्स को मिलाकर जो आपकी रीज़न्स या ड्राइव्स बनती हैं, ठीक है, इसकी वज़ह से मोटिवेशन पैदा होती है। कि इसमें क्या होगा, लोग जो है अपनी इनर वॉइसेस भी जो है वो उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और साथ-साथ लोग जो है, जो एक्सटर्नल आप कहें फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर करके चल रहे होते हैं, और फिर इन दोनों चीज़ों को देखकर वो कोई काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। अच्छा, ये था ह्यूरिस्टिक के 2 पर्सपेक्टिव थे। अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, सेंट्रॉप की जो है ये थ्योरी है, वो ये कह रहा है कि कॉग्निटिव पर्सन और मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स थॉट गाइड देयर मोटिवेशन, के स्टूडेंट्स का ये टोटल इंटरनल या कॉग्निटिव, इंटरनल भी आप है, इमोशनल नहीं। इमोशनल को किसने डिस्कस कर लिया, ह्यूरिस्टिक ने कहा
कि वो इंटरनल वॉइसेस है जिसमें सारे इमोशंस भी आ जाएँगे। कॉग्निटिव कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका माइंड जो कहता है, आपकी सोच जो कहती है, आप उस पर अमल करके किसी काम को करते हैं। इसका सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रहा है ये। अब ये इंटरनल मोटिवेशन होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी फेलियर से बचने के लिए। और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग होगा, प्लानिंग होगा और फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होगा टुवर्ड्स अ गोल। इसमें आगे अचीवमेंट मोटिवेशन और वाइनर एट्रिब्यूशन थ्योरी जो है वो हमें इसके इस पर्सपेक्टिव को मज़ीद क्लियर करेगी। A stable personality characteristics that drive some individuals to strive for the सक्सेस। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने ज़हन के पीछे चल के कोई काम करें, तो इसके लिए पहले आपकी अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी और कॉग्निटिव वैल्यूज़ का अप टू लेवल होना ज़रूरी होगा। अगर तो हम देखें कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ही मोटिवेशन को डिफाइन कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये लोग जो है मोस्टली बड़े प्रिसाइज़ और केयरफुल होके चलते हैं, बहुत ज़्यादा चूँकि ये माइंड से सोच रहे हैं, तो ज़हन जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को, अपने आप को मुश्किल में डालने के लिए और अपने आप को ऐसी सिचुएशन जिसमें खतरा हो, उसमें डालना इतना पसंद नहीं करता। तो ये लोग जो है बड़े आप कहेंगे मॉडरेटर से होते हैं, काम ज़रूर करेंगे। इनके जो नीड्स और इनकी आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर हाई-फाई और इनोवेटिव किस्म के नहीं होंगे बल्कि एवरेज लेवल के होंगे। वो या तो किसी पॉजिटिव इमोशन को अचीव करेंगे या किसी नेगेटिव इमोशन से अवॉइड करेंगे। एट्रिब्यूशन थ्योरी ये कह रही है कि इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल सब्सिक्वेंट मोटिवेशन एंड बिहेवियर। एट्रिब्यूशन थ्योरी हमें कह रही है कि कोई भी मोटिवेशन सस्टेन करती है जब उसके पीछे सक्सेस हो, तो वो ज़्यादा आप कहेंगे उस चीज़ को कैरी ऑन रखने के लिए वो काम किया जाता है। और अगर फेलियर हो जाए तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उस फेलियर को अवॉइड रखने के लिए वो काम जो है जारी रखा जाता है। मतलब पीछे कोई एक जो है फेलियर या सक्सेस का इंटरनल फैक्टर होता है। कि आपके ख्याल से फेलियर क्या है? आपके ख्याल से लाज़मी नहीं है कि हर बच्चा 60% को जो है वो सक्सेस कहे और इसको जो है ना बड़ा ही इसमें खुश हो। किसी बच्चे के लिए 80% सक्सेस होती है, ठीक है? तो अब उसके लिए अब वो उतनी मेहनत करेगा। जिस बच्चे के लिए 60% सक्सेस है, तो अब उसने जो चूँकि ये उसका गोल है, तो अब उस लिहाज़ से उसकी प्रिपरेशन होगी, वो अपने स्टडीज़ को, किसी भी चीज़ को टाइम दे पाएगा। इसमें कंट्रोलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं और किसी भी टास्क को करने के लिए ये तीनों फैक्टर जो है वो मौजूद रहेंगे। एप्लीकेशन हम देख रहे हैं मोटिवेशन इन एजुकेशन में। ये अब आपको थोड़ी-सी थ्योरेटिकल बातें बेटा हम लोगों ने बता दी कि मोटिवेशन क्या होती है, ठीक है? मोटिवेशन की हमने डेफिनेशन देख ली, सिम्पलेस्ट ये एक फ़ोर्स है, ड्राइव है और इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कहते हैं ये किसी भी काम करने की रीज़न है। बिल्कुल शम्मा कि हम कोई भी काम मोटिवेशन के बगैर नहीं करते, ऑल्दो हमें पता नहीं होता कि वी आर मोट बात का हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम इतने प्लान नहीं होते कि हमें पता हो कि हम किस मोटिवेशन के थ्रू ये काम करें। लेकिन एनी हाउ द रीज़न एक्सिस्ट। जब वो आप उसको सोचेंगे तो ज़रूर आपको क्लियर होगी। तो उसके हमने मोटिवेशन देखा, फिर उसकी कुछ फॉर्मल डेफिनिशन हम लोगों ने देखी। फिर हमने टाइप्स देखी जो 4 मेजर मेजर टाइप थी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बहुत ईज़ी है। पॉजिटिव है कि आपको वो काम करने के बाद समथिंग प्लेज़ेंट मिलेगा। नेगेटिव है कि वो मुकाम मुकम्मल करने के बाद आपको कुछ किसी जो है वो बुरी या किसी खतरनाक चीज़ आप कहेंगे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इंट्रिंसिक है कि आप वो काम करने के लिए अपने खुद से तैयार हुए, अपने अपने दिल से तैयार हुए हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक। और अगर वो काम करने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ जो आउटवर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर ने तैयार की है, तो वो क्या है? एक्सट्रिंसिक है। तो ये 4 मोटिवेशन की टाइप्स थी, वेरी सिंपल। इसमें आप नंबर ऑफ आप एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने थ्योरीज़ देखी। देखें कि थ्योरीज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन थी वही अ अ, कोई हर चीज़ का, हर टास्क जो आपने ऑब्जेक्टिव परफ़ॉर्म करना था, उसका जो मकसद होता है वो आउटवर्ड होता है, आपको कोई समथिंग मटेरियल मिल रही होती है। जबकि ह्यूमरिस्टिक ने कहा कि नहीं,
कि इंटरनली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरनली होता है। मैस्लो ने कुछ अपनी नीड्स बता दी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है अपनी इन नीड्स को जो है इन मोटिवेशंस के थ्रू पूरा करते हैं। फिर रॉजर्स ने कहा कि नहीं, कुछ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। और ह्यूमरिस्टिक पर्सपेक्टिव कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता था कि ये जो भी आप काम कर रहे थे उसके पीछे आपकी कॉग्निशन या मेंटल स्किल या जहन दिमाग जिसे कहते हैं वो मौजूद होता है, और वो आपको वो काम करने के लिए जो है वो आप कहेंगे मजबूर करता है, रेडी रखता है, एग्री करता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये इसकी हम एप्लीकेशन की तरफ आने वाले हैं कि एजुकेशन में मोटिवेशन का क्या मकसद होता है, ठीक है, और ये कैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर जब लेसन प्लान में देखा तो हर किस्म के फॉर्मेट में, थीम में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बड़ा फोकस, और वो बड़े बड़े अपर लेवल पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाली फेज आ जाती है। तो इसका मतलब है दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू grasp all the tips which enhance the motivation of your students। देखिए ये क्या कह रहा है, किसी भी खास मकसद को हासिल करने के लिए एक बिहेवियर बना रहा है मोटिवेशन। ये एनर्जी और एक कोशिश जो है वो जो आपके फैक्टर उसको पैदा कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है कि हमें फुल एनर्जी के साथ ये काम करना है, इसमें मजीद अपनी एफर्ट्स डालनी है। और इनिशिएशन करता है किसी चीज की, परसिस्टेंट उसको कंटिन्यू रखता है उस एक्टिविटी को जो भी हम उस सिनेरियो में कर रहे होंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को एनहांस करता है। जब मोटिवेटेड होते हैं तो हमारा जहन एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होके फोकस होके वो काम करता है। और जो रीइंफोर्सिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे जहन में वो आ रहे होते हैं और हम उसके से काम कर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है। अब बिहेवियर अप्रोचेस के तहत हम देखें कि हमें कौन कौन से फायदे हासिल हैं कि जब कोई भी हम जो है अपनी रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है वो कोई अपना जो मोटिवेशन पैदा करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का एक खास जो है एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। और जो पिछली रीइंफोर्समेंट होती है वो उसको मजबूर करती है, उसको रेडी रखती है कि वो आगे भी जो है मोटिवेटेड रहे, वो काम करता रहे। एक क्विज था उसमें उसने 80% स्कोर कर लिया, 3 आवर्स पढ़ के, 2 आवर्स पढ़ के, तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा मैं कम से कम 3 आवर्स प्लस पढूँ ताकि जो है मेरा ये जो लेवल है वो मेंटेन रहे। इसी तरह जो मैलाडेप्टिव एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर है कि आप जो कहेंगे अगर किसी में है कि मैं जो है कॉन्फिडेंस और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो जिनमें कमी है, आप उनको मोटिवेट मोटिवेट कर सकते हैं रीइंफोर्स करके, फ्रेजिंग दे के, कोई उनका जो ये बिहेवियर चेंज है वो आप कहें कि मोटिवेशन से चेंज हो सकता है। ये देखें कैसे मोटिवेशन ने आपके बिहेवियर को, आपकी जो स्टडी टाइम था उसको इंक्रीज किया, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया, आपकी जो है वो लॉयल्टी को, पैट्रियोटिज्म को, इन तमाम जो जो चीज़ें बिहेवियर्स को इम्प्रूव करती हैं वो मोटिवेशन ही होती है। और वो हम कहते हैं कि हमारे बिहेवियरल अप्रोचेस में हमने इसका मोटिवेशन का फायदा देखा। अब है कॉग्निटिव अप्रोचेस, कैसे मोटिवेशन आपके जहन उसकी कॉग्निशन स्किल्स को के लिए फायदा मंद है वो हम देख लेते हैं कि वो फैक्टर जो कि किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। आप जब कोई काम करें उसके पीछे आपका जहन में कोई सोच होती है, मोटिवेशन उस सोच को क्या करती है, इनहेंस करती है, इम्प्रूव करती है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कि हमेशा आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लाजमी नहीं होता कि हर बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 80-90% मार्क्स या कोई डिग्री लेना ही उसका मकसद हो, ठीक है। बल्कि बात बात का ये भी होता है कि रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग टू सक्सीड में बी ओवरवेल्म्ड बाय द नीड ऑफ प्रोवाइड फेलियर। तो बात का ये होता है कि कोई बच्चा जो है वो इस वजह से ज्यादा मेहनत कर रहा है कि वो फेल ना हो जाए, वो ये चीज जो है लॉस ना कर जाए, अपना जो ग्रेड लेवल है उसके साथ आगे कैरी ऑन ना कर पाए, नेगेटिव फीलिंग्स को जो है ना अवॉइड करने के लिए वो मेहनत कर रहा हो। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड भी होंगे कि चले हम लोग ये कुछ कंटेंट हमें जो है समझ आ जाए, और बहुत सारे उनका मकसद ये होगा कि हमारी 2 घंटे की क्लास अटेंडेंस पूरी हो जाए और हम जो है इस वर्कशॉप को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो हर एक का मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट होता है कि उनके पीछे सोच डिफरेंट है। अब दोनों का बिहेवियर सेम है, आप सारे स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, बट
The cognitive approach between behind your behavior is different. Realize and motivating students by focusing on increasing mastery in the more effective than performance goals. तो ये कॉग्निटिव अप्रोचेस कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और गोल्स पर फोकस करने की बजाय क्या किया जाए कि जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो थॉट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें अपने स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर सोशल लर्निंग अप्रोचेस हैं कि स्टूडेंट्स के हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस को जो है ना हम लोगों ने सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। फेलियर जो है वो नेगेटिव इमोशन लेके आती है, कॉन्फिडेंस लैक होता है, फिर एक गिल्ट होता है, फिर एक आप कहेंगे लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। सेल्फ एवेल्युएशन जो होती है कि उससे भी जब हम दूसरों की सक्सेस को ऑब्जर्व करते हैं और खुद एवेल्युएशन अपनी करके हम अपने बिहेवियर डिजाइन करते हैं कि देखें जब उसने इतनी मेहनत की, उसको ये ट्रॉफी मिली, मेडल मिला, फिर जो है उसको स्टेज पे बुलाया गया, एक फ्रेजिंग हुई, तो ये एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। पास का हम उसको देख के फिर क्या करते हैं, अपने आप को भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने भी स्पेस पे पहुंचना है। अगर दूसरी तरफ देखा जाएंगे जी, उसने ये मेडिकल या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रखे थे, देखिए आज उसने अच्छी जॉब ली, वो अच्छी एक लाइफ गुजारी, तो फिर हम कहते हैं कि वी शुड आल्सो फॉलो द सेम स्टेप्स एंड वे। तो इस तरह जो है हम लोगों को देख कर भी अपनी जो है बिहेवियर्स को डिजाइन करते हैं। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस हैं, वो कहती हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर और आप कहें आउटपुट नहीं, बल्कि स्टूडेंट की वेलफेयर हमने देखा था कि वो भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट की जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, उनको भी इम्प्रूव होना चाहिए। एजुकेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आउटवर्डली चीज़ें और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंसान की जो इनर सैटिस्फैक्शन है, वो फुलफ़िल करना इसका मकसद होना चाहिए। और ये बहुत हद तक ठीक भी है कि आप अगर हम एट द एंड हम जब देखते हैं कि बात करते हैं हर चीज़ मटेरियलिस्टिक हर चीज़ अचीव करते हैं, लेकिन हम लोग जो है सेल्फ एक्चुअलाइज़्ड फ़ेज़ पे नहीं जा पा रहे होते। हम सेल्फ एस्टीम हमारी लो होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो है इनर सेल्फ, हमारी जो वेल बीइंग है, उसमें कहीं कमी बेशी रह गई है, और वो जैसे सॉर्ट आउट होती है, हम जैसे नेक्स्ट जो है अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं। तो फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स मोटिवेशन। अच्छा, अब आपको बता दिया स्टूडेंट्स के एजुकेशनल सिनेरियो में हम लोग जो है बिहेवियर एस्पेक्ट में कैसे मोटिवेशन इंप्रूव होती है, कॉग्निटिव जो है वो एस्पेक्ट में जब मोटिवेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या-क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। सोशल लर्निंग मोटिवेशन जो है वो क्या होती है। ह्यूमनिस्टिक कली जो हम लोग कैसे मोटिवेशन को इम्प्रूव करके फ़ायदा हासिल करते हैं। इन तमाम सिनेरियो में हमें बता दिया उन थ्योरीज़ से रिलेट करके। उन थ्योरीज़ की जो आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी, वो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ ली। इसमें आप एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हैं, इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल एक और नैरो एस्पेक्ट की तरफ आ रहे हैं, कन्फाइंड कांसेप्ट की तरफ आ रहे हैं कि हमने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना है। जी बेटा? जी बेटा। पूरे दिन के लिए दोबारा तो नहीं होना चाहिए। ओके, आफ्टर 20 मिनट्स प्लीज़ गिव इट बैक टू मी। जी स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि अपने हमने क्लास में मोटिवेशन स्टूडेंट्स की कैसे करनी है। हमने मोटिवेशन को रियल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा फिक्शनरी जो है वो सिनेरियोज़ की तरफ नहीं जाना कि आप इस तरह पढ़ लेंगे, ये चीज़ ग्रैस्प कर लेंगे, तो फिर आप दुनिया फ़तह कर लेंगे, आप यूनिवर्स में चले जाएँगे, नहीं। बल्कि आपने जो है मेक इट रियल कि आपका जो पर्पस है, देखिए ये चीज़ पढ़ने से, सीखने से आप एक अच्छे इंसान बन पाएँगे। आपके सोशल रिलेशंस बेहतर होंगे। फिर अगर आप इस चीज़ को, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कंटेंट का, वो क्या है कि हम इस कंटेंट को कवर कर पाएँगे और पोल्यूशन है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो फिर आपके लिए जो है ये एक एक्सटर्नली मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर करेंगे, और ये चीज़ इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ और आपकी वेल-बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है जो रियल सिनेरियो होता है, जो चीज़ें वाक़ई उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो दें। अ, मोटिवेशन, बिकॉज़ आई,
जी, अब जो ये आपने कहा बाय फ्रेंड्स, ये एक सोशल लर्निंग अप्रोच के थ्रू आपको मोटिवेशन आई, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, और ये एक बड़ा रियल सिनेरियो है और वाक़ई ऐसे होता है। जी बेटा, असाइनमेंट्स इंशाल्लाह आप लोग सेंड करते रहिए। मैंने आपसे कहा है कि थर्सडे तक तमाम बच्चों के असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए। कम से कम एक बेहतरीन किस्म का जो है वो लेसन प्लान जिसमें तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हुई हो, आप लोगों ने बनाना है। वो अज़्यूम्ड भी हो सकता है, और अगर आप लोगों को कहीं न कहीं टीचिंग का एक्सपोज़र है, तो आप लोग यकीनन एक बेहतर वे में बना सकेंगे। हमारा बेटा अगर बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ रिजॉइन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, हमने चॉइसेस देनी है ताकि जो है बिल्कुल ही एक मर्ज़ी इम्पोज़ की भी ना लगे। आपने 2 से 3 चॉइसेस दे दी और फिर आप देखिए मोटिवेशन ज़्यादा इम्प्रूव होती है। चैलेंज जो है वो आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखने कि फेलियर हो जाए और डिमोटिवेशन आ जाए। रोल मॉडल्स देखें, आप उनको बताएँ कि कौन-कौन से रोल मॉडल्स हैं इस एरिया में, ये पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने किस तरह एक्सेल किया। पीयर मॉडल्स बताएँ, क्लास में जो है जो आपके हायर अचीवर्स हैं, उनको मॉडल बना के पेश करें। सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस जो है वो क्रिएट करें और सपोर्टिव स्टाइल में उनको मोटिवेट करें। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस एग्जांपल देखनी है सपोर्टिव स्टाइल टीचर बिहेवियर की अपनी बुक से। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, ठीक है? आपको पता है सपोर्टिव स्टाइल मोटिवेशन जो है वो क्या होती है, टीचर कैसे सपोर्टिव स्टाइल में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं, उसकी आपने 3 एग्जांपल लिखनी है। हमने वो फैक्टर्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इम्प्रूव करेंगे। हाउ टू हेल्प मोटिवेटिंग लर्निंग, कि आप क्या काम करके 6 एरियाज़ बताए हैं जिसमें आप जो है वो जब आप मोटिवेशन देंगे तो ये 6 एरियाज़ स्टूडेंट्स के जो है वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, इनमें प्रोग्रेस होगी। टास्क स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डू, ठीक है? अगर जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर बता दे पाते हैं कि आपने ये करना है, हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप ये कर पाएँगे, तो स्टूडेंट्स वो काम करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं और उनको पता है कि ये चीज़ ग्रेड वाइज़, उनकी प्रेस्टीज वाइज़ टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। द ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स आर अलाउइंग इन वर्क, जब आप स्टूडेंट को थोड़ी-सी फ्रीडम देते हैं उस काम में, ठीक है? एक बच्चे ने काम करना है, एक जो है वो असेसमेंट चल रही है, आपने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री, हू वांट्स टू गिव ओरल प्रेजेंटेशन ही कैन, हू वांट्स टू गिव रिटन प्रेजेंटेशन ही कैन, हू वांट्स टू एक्सप्लेन दिस कंटेंट थ्रू ड्राइंग, आर्ट वर्क, ठीक है। अगर आप 3 से 4 चॉइसेस दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इस काम को करें, मकसद एंड पे एक ही है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है। लेकिन अब क्या होगा, हर स्टूडेंट अपनी इनर आप कहें वॉइस के मुताबिक जब वो काम करेगा तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म होगा। फिर हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स को पता हो कि अचीवमेंट क्या है, वो ये काम करके क्या हासिल कर पाएँगे, तो फिर बड़ा स्टूडेंट मोटिवेटेड रहता है। ग्लोबल वार्मिंग है, एक कांसेप्ट आप दे रहे हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, जी कोई पता नहीं ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? आप बताएँ कि चाहे अभी ना सही फॉर फ्यूचर में, और इवन कि अभी भी ये ग्लोबल वार्मिंग किस-किस तरह आपको अफ़ेक्ट कर रही है। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और ये जो एयर पॉल्यूशन, ये डिसीज़ेज़, ये तमाम चीज़ें इसकी वजह से हैं। तो और इसको जब हम समझेंगे, इसको अवॉइड करेंगे उन तमाम चीज़ों की जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है, तो हम इन इन अपने एरियाज़ में सिक्योर हो जाएँगे। तो अब जब ये एक आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया, तो अब स्टूडेंट्स का लेवल उस कांसेप्ट को समझने में, उसके बारे में व्यूज़ देने का क्वाइट डिफरेंट होगा। फिर ग्रुप प्रैक्टिसेज़ होती हैं कि बाज़-का आप जो है वो कुछ कांसेप्ट ग्रुप्स में लेके चलते हैं। अब आगे टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि मोस्टली स्टूडेंट सेंटर्ड है, उसमें आप देखें कि ज़्यादातर जो है वो इंटरेक्शन के साथ ही वो पढ़ाया जाता है। ग्रुप्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जब ग्रुप्स में कोई टास्क जब थ्रो किया जाता है, तो कैसे मिल-जुल कर इंटरेक्शन इंटरेक्शन स्किल्स के साथ वो चीज़ जो है वो फुलफ़िल की जाती है। उसमें कॉम्पिटिशन भी होता है। उसमें जो है आप कहें कि एक कोलैबोरेशन भी होती है, वो काम किया जाता है, तो हम कहते हैं कि आप बेहतर तरीके से सोशल आप डोमेन को जब आप स्ट्रेंथन करते हैं, तो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन प्रोसीजर जब ये डिफाइन होते हैं, स्टूडेंट्स को पता हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उसकी किसी न किसी सेंस में इवैल्यूएशन होगी।
चाहे वो टाइम वाइज किसी ने टाइमली स्पीड कंप्लीट कर लिया, किसी ने क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर लिया है, ग्रेड्स हो गए, फेजेस हो गई, कोई आप कहेंगे आप कहेंगे कोई आप ये कह सकते हैं कि ट्रॉफीज मिल रही है, कोई मेडल्स मिल रहे हैं, कोई ऐसी चीजें मतलब एवेल्युएशन हो गया, समथिंग अचीवमेंट आप जब तरफ जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने मोटिवेटेड रहना है, उस इस टास्क के साथ स्टिक रहना है। बातें बंद कर दूं। शो रही है। यार हम पीछे डाउन हो फिर हमारे पास एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है। अच्छा, अब बोले ये की बात हो रही है कि शेड्यूलिंग, जब आप स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखते हैं तो आप डिजायर्ड जो टाइम आपके शेड्यूल आपकी टाइमलाइन होती है, आप उसके अंदर रहकर जो है अपने क्लासरूम टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, वो काम अच्छे पेस से कंप्लीट होता है और आप अपना जो है वो कंटेंट बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। अब हमने क्या है वो वाले फैक्टर्स देखने हैं जो कि स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को पैदा करेंगे, डेवलप करेंगे, उनके अंदर इंक्रीज करेंगे। कि स्ट्रेटेजाइज विद स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, जो स्टूडेंट्स स्पेशली पर्सनैलिटी इश्यूज के साथ है, लो सेल्फ एफिकेसी है, लो मोटिवेशन है, ठीक है, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से उनकी पर्सनैलिटी इश्यूज है, तो हमने उनको ज्यादा टाइम देना है। उनको ज्यादा टाइम देने का मतलब है उन पर ज्यादा फोकस करना है। हमें ऐसी जो है वो स्ट्रेटजीज प्लान करनी है जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स भी जो है वो फ्रंट लाइन पे आए और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लर्निंग स्ट्रेटजीज हम लोग ने कौन कौन सी अपनी बुक को मटेरियल पढ़े मोटिवेशन का, और उसमें से 3 एग्जांपल्स लर्निंग स्ट्रेटजीज की लिख लें, ठीक है। छोटे छोटे बहुत लंबा चौड़ा ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये टास्क ये आपने समझ कर और इसको जो है ना एग्जाम्पल जब आपको कही जा रही है ना तो फिर ये आपने तकरीबन खुद से लिख रही है, ऐसे कोशिश करनी है कॉपी ना करें। आप समझेंगे व्हाट आर लर्निंग स्ट्रेटजीज, और अब इसमें आप इसकी एग्जांपल दे देंगे किस तरह लर्निंग स्टडीज में मोटिवेशन का क्या रोल है, वो कैसे इनहेंस कर रही है लर्निंग को, आपने वो एग्जांपल्स दे देनी है। जी फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम इसमें है तो यू मे आस्क प्लीज। अक्सर बेटा आपको कोई इशू हो। बेटा ये क्या असाइनमेंट्स वाला ये क्या लिंक है, व्हाट इज दिस। ओके बेटा, इस टॉपिक को देखिए, बड़े ये प्रिसाइज किस्म की पीपीटीज आपके पास होती हैं, इसमें आप लोगों ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। जी बेटा, 5 मिनट में क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को दे रही हूँ, मीनवाइल में सेकंड जो अपना हमारा वो है यूनिट उसको मैं अपलोड भी करूंगी और फिर उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करूंगी। इसके हम एक रिव्यू ले लेते हैं मोटिवेशन का। हमने मोटिवेशन को देखा, हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने उसकी टाइप्स को देखा, उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी थेरीज हैं जो कि मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती हैं, हमने वो पढ़ी, फिर हमने उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखी इन तमाम थेरीज की कि कौन सी थेरी किस टाइप की मोटिवेशन को सपोर्ट करती है, और वो एजुकेशनल सिनेरियो में देखिए मोटिवेशन तो जिंदगी के हर एस्पेक्ट में जरूरी होती है और होती है, लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर पेडागोजिकल प्रोसेस में देखें तो ये मोटिवेशन किस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है वो जो मोटिवेशन है, देखिए सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आपके अंदर से पैदा होती है। इसमें जो काम करने के रीजन क्या होती है, आपका इनर सेल्फ होता है। बेटा हर टाइम
फ़ियर नहीं होता। इंट्रिंसिकली आप पॉज़िटिव भी मोटिवेटेड हो सकते हैं। आपके अंदर से ये भी होता है कि मैं इस चीज़ को मुझे जो है पता चले कि इस चीज़ की वर्किंग कैसी है। ये चीज़ जब हम पूरा करेंगे तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, ठीक है? ये चीज़ एक पॉज़िटिव इमोशन है और ये भी हो सकता है कि आपको ये डर आपने जो है कि मैं इस चीज़ में पीछे ना रह जाऊँ या मुझे इस चीज़ का कोई नुकसान ना पहुँच जाए। तो आप तब वो काम करेंगे। तो इंट्रिंसिकली भी बेटा आप पॉज़िटिव भी मोटिवेटेड होते हैं और नेगेटिवली भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो भी सेंस ऑफ आप कहेंगे पॉज़िटिवनेस या फिर नेगेटिवनेस है वो अंदर से अराइज़ होगा। जबकि एक्सट्रिंसिकली आपके पास समथिंग मटीरियल, समथिंग ऑब्वियस होती है जिसको अचीव करने के लिए आप लोग वो काम करते हैं। रीज़न क्या होती है? कोई मनी मेकिंग हो सकता है, कोई जो है वो ग्रेड मेकिंग हो सकता है, कोई जॉब टेकिंग हो सकता है, व्हाटसोएवर द रीज़न इज़। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक जो है बहुत इजी था। अब आप लोगों को पता होगा कि आप अपनी क्लास को इन्वॉल्व करना है। आप लोग किस-किस सिनेरियो में अपने स्टूडेंट्स को जो है मॉनिटर कर सकते हैं और उनसे फिर क्या-क्या जो है आप जो है वो आउटपुट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आपने लेसन प्लान फॉर्मेट देखा हुआ है कि हमारे पास एक फैक्टर था कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जो मेन बॉडी ऑफ आपके लेसन प्लान होता है। बेटा इसी असाइनमेंट में 2 स्लाइड्स ऐसी हैं, इसी पीपीटी में सॉरी 2 स्लाइड्स ऐसी हैं जिसमें आपने उसका आंसर देना है और बड़ा प्रिसाइज एज इट इज मुझे अब इसकी आपको जो चीज पूछी गई है एज इट इज बतानी है। इसमें लेंथ मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी कि क्या आपने सही आंसर दिया है। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज की बात की थी लेसन प्लान में कि द वे, ठीक है, द मेथड थ्रू विच वी प्रेजेंट आवर कंटेंट टू आवर स्टूडेंट्स, कि कोई भी ऐसा तरीका, ऐसा जो है वो ज़रिया, ऐसा जो है स्ट्रैटेजी हम जो बात करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम अपना जो वो कंटेंट है वो स्टूडेंट को देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव लेंगे, हासिल करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचेंगे, तो वो चीज़ कहलाती है टीचिंग मेथोडोलॉजी। हमने डिफरेंट है ओवरऑल उसकी कुछ जो है वो देखी थी, जिसमें कोऑपरेटिव भी आ रहा था, इसमें एक्टिविटी मेथड भी आ रहा था, जिसमें जो है वो ग्रुप प्रैक्टिसेस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मेथड्स थे जिनमें आप जिनके थ्रू एक टीचर अपनी क्लास को पढ़ा सकता है। अब हम उन चीज़ों की डिटेल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी स्टूडेंट्स, ये मैं अपलोड करती हूँ और फिर आप लोगों को शेयर भी करती हूँ। आज जो हम लोग करेंगे वो हमारे पास है इंक्वायरी मेथड, ठीक है? बिल्कुल बेटा, बहुत सारी जो है हम लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ और लर्निंग जो है मेथड्स देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मेथड हम बहुत सारे देखेंगे कि और ये आपके पास चॉइस होगी कि आप इनमें से कौन-सा जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर और एक वन्स आपने ये देखना है कि आज ये पूरी-पूरी अभी जो मैं कहती थी ना ये फर्दर एक्सप्लेन होंगे आगे-आगे, ये वही फर्दर एक्सप्लेनेशन अब आ रही है। अब इस इंक्वायरी मेथड को हमने डिटेल में पढ़ना है। और आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जब आप लोगों ने इस इंक्वायरी मेथड को एज़ अ टीचिंग मेथड या टीचिंग स्ट्रैटेजी ले लिया अपने लेसन प्लान में, तो अब आपका बाकी जो लेसन प्लान है जिसमें रिसोर्सेज़ होंगे, टूल्स, डिवाइसेज़ होंगी, असेसमेंट मेथड्स होंगे, फिर वो हर चीज़ जो है इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। ओके? ये मेथड आप देखेंगे फुल फ्लेज होगा।
आपको उसकी समझ आ रही होगी, और ये नहीं कि मेथड एक लिया हुआ है और बाकी चीज़ जो है आप दूसरी मेथड्स की अडॉप्ट करें, नहीं। ये कैसे होगा ये मैं अब आपको बताऊँगी। जी बेटा, स्लाइड्स अभी शो हो जाती हैं, बेटा मिनट। वेट डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ वेट। जी सर, व्हाट इज़ इंक्वायरी? आपको इंक्वायरी से क्या? जी अक्सर बिल्कुल ठीक, आस्किंग क्वेश्चन, सॉर्ट आउट किसी चीज़ को पूछना, किसी चीज़ को तलाश करना, ठीक है? तो जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। रिसर्च करना ठीक है, इंक्वायर करना हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये भी ले सकते हैं, सफिया यू आर राइट। तो अब हम देखेंगे कि हम इस इंक्वायरी, ये जो एक वर्ड है, टू सॉर्ट आउट, टू आस्क, तो इन चीज़ों को हम जो है कैसे एज़ अ कंटेंट कन्वेइंग हम लोग मेथड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जी, ज़रूरी, बिल्कुल ठीक। अब हम अपने कंटेंट की तरफ जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इंक्वायरी मेथड का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि आप लोगों को क्या पता चल पाएगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं क्लासरूम सेटिंग में, साइंटिफिक मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहांस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखेंगे हम लोग, अथेंटिक लर्निंग देखेंगे स्टूडेंट्स की, एप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक देखेंगे एज पर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द लेसन। फिर हम देखेंगे एवी8 जो है, कौन से यूज़ करके हम इस इंक्वायरी को फोस्टर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे इंक्वायरी मेथड को देखते हुए। जी, व्हाट इज इंक्वायरी? इट स्टिमुलेट्स क्वेश्चंस एंड इश्यूज इन माइंड। बिल्कुल, ये एक ऐसा जो है, आपका इंक्वायरी एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, क्वेश्चनिंग अराइज करती है, कोई चीज जो समझ ना आ रही हो उसके बारे में पूछने पर मजबूर करती है आपको। और ये पूरा मेथड इसी पर डिफाइन पर बिल्ड किया गया है। देखें, कोई चीज पूछी गई है, आस्क, उसको पूछा गया है, चाहे वो टीचर ने क्यों नहीं पूछ लिया या किसी ने पूछ लिया, फिर अब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको उसके बारे में तमाम फुली फुली वेल इन्फॉर्म्ड जो है अपने आप को रखा जाएगा। फिर उसमें से कुछ समथिंग शुड बी क्रिएट, उसमें से कोई चीज़ पता चलेगी, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसमें से रिफ्लेक्शन, उसमें से कोई अहम बातें आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और वो आप कहेंगे मे बी जो फर्स्ट आप जिस स्टेप से चले थे वो आपने अचीव कर लिया, लेकिन ये स्टेप यहाँ पे खत्म नहीं होता। रिफ्लेक्शन में आपको एक पहली चीज तो पता चल चुकी होती है, लेकिन 3 चीजें और जो है वो इश्यूज माइंड में आ गए होते हैं। अब उनकी जो है ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चल पड़ता है। अब जो ये पूरा प्रोसेस है नेक्स्ट इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए रिपीट किया जाएगा। टाइप्स ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, और साइंटिफिक मेथड है। इन मेथड्स को देखेंगे। इन मेथड्स को समझने के बाद आप देखेंगे कि कैसे आप लोग कोई भी कंटेंट इस वे में जो है अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और आप लोग ये देखेंगे बेटा, ये मेथड्स ओवरऑल एज अ होल आपको मेथड्स बताए गए हैं, ये आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह टिल यूनिट 7। आप लोगों ने देखना है हर मेथड हर किस्म के कंटेंट के लिए, जो एजुकेशनल सिलेबस होता है उसके लिए, और हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता। आपको ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपका जो सिलेबस आपने प्रेजेंट करना है वो क्या है, उस वो किस टाइप का है। सेकेंडली, जो आपके सामने स्टूडेंट या पीपल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है, उनका एज लेवल क्या है, इन चीज़ों को देख के फिर उनका इंटरेस्ट लेवल भी कहीं ना कहीं देख के आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड इनके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, फिर वो आप सेलेक्ट करते हैं। ओके, इंडक्टिव मेथड है। इंक्वायरी मेथड में भी जो आगे स्ट्रेटजी जो इंडक्टिव मेथड की है वो हमें क्या बता रही है, इंडक्ट मतलब टू इंक्लूड करना,
टू एंगेज करना, ये इसका आपके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है कि किसी चीज को शामिल कर लेना, ठीक है। इंडक्टिव मेथड्स इन टीचिंग इज टू एंगेज स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कोई भी नॉलेज दे रहे हैं, इस प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसकी किस लॉजिक पर हम इसको जो है वो रन करते हैं इस मेथड को, कि जनरेट आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हमें क्या करना है कि हम लोगों ने, जी बात हो रही है कि स्पेसिफिक टू जनरल, कोई स्पेसिफिक केस होगा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिनेरियो होगा, उसको हम लोग जो है अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे किसी जनरल थ्योरी भी हो सकती है, रूल्स भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, कि आप स्पेसिफिक से शुरू करेंगे और फिर एंड पे जो जनरल या मोस्ट आप कहेंगे वेल नोन फैक्ट होगा उसकी तरफ जाएंगे। ये हम कैसे जाएंगे, हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया, अगर या कोई पिक्टोरियल डायग्राम है एक डक से, ठीक है, ठीक है, फिर फैमिली ऑफ डक और फिर कम्युनिटी ऑफ डक्स। तो इस तरह हम लोग स्पेसिफिक से क्या कर रहे हैं, जनरल की तरफ जा रहे हैं। टाइप्स हम इसमें देखेंगे इंडक्टिव मेथड की कौन कौन सी होंगी। इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, प्रॉब्लम बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, केस बेस्ड, और जो इन टाइम टीचिंग भी। ये तमाम जो फर्दर इन मेथड्स के अंडर स्ट्रेटजीज हैं वो ये आ रही हैं। ओके, अब आपको बता दिया कि इंडक्टिव क्या है, हमने स्पेसिफिक किसी केस से, किसी कंटेंट से हमने जनरलाइज्ड सिनेरियो की तरफ जाना है। अब डिडक्टिव मेथड इसके ऑपोजिट है। डिडक्टिव में है टू कट, टू शॉर्ट, के एक चीज हमने डिडक्ट कर दी, उसमें से निकाली, शॉर्ट कर दी। कि डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज टू गिव थ्योरीज और टू प्रेजेंट समथिंग एज इट इज, ठीक है, कि कोई रूल्स प्रिंसिपल आपको पता है। अब ये मेथड भी अगर आप देखें तो ज्यादातर जो आप कहें ना कि जो बेस्ड कंटेंट होगा, साइंटिफिक कंटेंट होगा, उस पर आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी जब इसमें हम पढ़ेंगे ना, इसमें हमने करना क्या है, करवाना क्या है। तो फिर इससे हम लोग जो है इन मेथड से जो है वो ये जो है वो इंडस्ट्रीज और जो है वो जियोग्राफिकल एरियाज और ये चीजें पढ़ाना जो है वो इतना सूटेबल नहीं होगा हमारे लिए। इसकी लॉजिक है कि जनरेट आइडियाज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, हमारे पास कोई जनरल थ्योरी, कोई प्रिंसिपल बना होगा, हम उससे कोई स्पेसिफिक चीज जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल दी जा रही है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कोई भी रीजनिंग हो सकती है जो कि क्या करती है, मूव फ्रॉम द जनरल टू द पर्टिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैमल्स देखें, मैमल्स जो है वो एक स्पीशी जो है वो उसको नेम दिया गया है खास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक मैमल कैटेगरी है, इस कैटेगरी में तमाम डॉग्स जो है वो शामिल है। ये आपके पास एक थ्योरी है, ठीक है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, व्हाट आर मैमल्स, उसके अकॉर्डिंगली हमने डॉग्स को क्या कहा है, दे आर मैमल्स। नेक्स्ट हमने कहा कि फिडो इज अ डॉग, दैट इज अ पेट डॉग विच यू आर शोइंग सीइंग इन दिस स्लाइड। अब आपने कहा कि चूंकि फिडो एक डॉग है, डॉग सारे मैमल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस फिडो इज अ मैमल। ये फिडो क्या है, मैमल कैटेगरी। हमने एक जनरल फीडो जो था, एक फीडो जो एक डॉग था, उसमें एक जनरल टर्म थी मैमल से, मैमल्स की एक थ्योरी है, पूरी फिलॉसफी है, उसे हमने रिलेट कर दिया। यू कैन सी द आर्ग्यूमेंट्स मूव फ्रॉम द जनरल क्लेम्स अबाउट ऑल द डॉग्स टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन अबाउट द फीडो। कि हमने एक जनरली बात की, हमारे पास एक थ्योरी मौजूद थी, उसमें हमने उसमें से कोई चीज डिडक्ट कर ली। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, डिडक्टिव रीजनिंग है, उससे स्पेशल केस जनरेट होगा, उसे इंडक्टिव रीजनिंग निकलेगी, और फिर वो जनरल प्रिंसिपल्स हम उसे बनाएंगे और दोबारा जो है वो देखेंगे सेम चीज रिपीट हो रही होगी। डिडक्टिव मेथड देखें, इसमें एक थ्योरी होती है, थ्योरी से हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर जो हमने हाइपोथेसिस या कोई इजम्पशन बनाई थी उसको हम कंफर्म कर लेते हैं, तो वो थ्योरी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ये डिडक्टिव मेथड जो भी हमने पढ़ा है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारी कोई ऑब्जर्वेशन होती है, हमने कोई चीज देखी होती है, उसमें एक खास पैटर्न नजर आता है, फिर उस पैटर्न के बेस पे हम कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, और फिर जब बहुत सारे ऐसे
लिटरेरी वर्क हमारे पास मौजूद हो जाते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक सेम पैटर्न बना रही है, वो सेम पैटर्न जो है तमाम उन assumptions को अप्रूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि इंडक्टिव से हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया या जो हमारे जिन्होंने ये ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, उन्होंने देखा कि हर चीज़ जो है ना, ये सेब भी नीचे गिर रहा है, ये जो वो है आपके स्टोन भी ऊपर फेंक है तो नीचे आ रहा है, हर चीज़ ऊपर से जब उसके आप उसको गिरा रहे हैं, वो गिर रही है तो वो नीचे ही जा रही है। ये ऑब्ज़र्वेशन थी, एक पैटर्न बना कि हर चीज़ डाउनवर्ड जो है गिर रही है। इससे फिर हाइपोथेसिस ये बना कि यकीनन कोई फ़ोर्स है ग्राउंड ज़मीन में कोई फ़ोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। जब हमने देखा कि हर चीज़ ही नीचे गिर रही है, ये एक सेम पैटर्न था, तो एक थ्योरी बन गई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की एग्ज़िस्ट करती है, उसके बारे में सारी उसकी जो है वो जो है वो आप कहें कि क्वांटिटी से कितनी जो शिद्दत से वो अपने आप को जो है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की जो है वो मेजर्स क्या है, सब कुछ बता दिया। ये देखिए इंडक्टिव मेथड इस तरह चलता है। बिल्कुल ऑपोज़िट देखें, अब हम डिडक्टिव मेथड देखें। हमारे पास थ्योरी है कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्सिस्ट करती है, ये हमें पता है, ठीक है? हमने हाइपोथेसिस बनाया, चूँकि ज़मीन एक ख़ास आपके फ़ोर्स के साथ हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, तो आपने असम्पशन बनाई कि मैं जो हूँ, ये कलर, ये मार्कर, ये स्टोन, ये दरख्त का कोई फ्रूट, ये हर चीज़ जो है वो जब फेंकूँगा तो वो ज़मीन की तरफ ही आएगी। आपने असम्पशन बना ली और फिर आपने ऑब्ज़र्व किया कि वाक़ई ही कि जो आपने ऊपर पत्थर फेंका था वो नीचे आ गया, तो आपकी थ्योरी कन्फर्म होगी कि वाक़ई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्सिस्ट करती है, जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ये 2 जो इंडक्टिव और डिडक्टिव की आप कहेंगे मेन थीम है, वो आपको बता दिया। इनमें डिफरेंस क्या है कि इंडक्टिव मेथड जो होता है वो थोड़ा-सा स्लो होता है, डिस्कवरी मेथड होता है और इसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं और ये न्यू नॉलेज मिलता है। देखिए जब ऑब्जर्वेशन से आप शुरू करेंगे, तो यकीनन आगे बढ़ते हुए फिर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को सॉर्ट आउट करते हुए, नई उसमें एक्टिविटीज़ डालते हुए और जब आप थ्योरी तक पहुँचेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है लग जाएगा। ये जो प्रिंसिपल्स और ये जो थ्योरीज़ बनती हैं वो अच्छे खासे लिटरेरी वर्क और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनी होती है। फिर मेथड क्या होता है, ये फॉल्स पास होता है। हमारे पास एक ट्रुथ जो होता है, एक जनरल चीज़ मौजूद होती है। ये एक किस्म का वेरिफिकेशन मेथड होता है। इसमें एक्टिविटीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। चीज़ें हमारे पास पहले से डिफाइंड है, हमने खाली उनको अप्रूव करना है, उनको कन्फर्म करना है और इस तरह हम चलेंगे तो ये डिटेक्टिव मेथड होगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो हम एक्टिविटी मेथड इस इंक्वायरी मेथड में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली यू कैन आस्क। ये बेटा ये वाला कौन-सा क्वेश्चन है? सब क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी मीनवाइल आप ये बड़ी किसकी एग्ज़ाम्पल्स की आपने बात की है, बिल्कुल आप देखें तो इंडक्टिव में जो है ना थ्योरीज़ और लॉज़ बनते हैं। काम ऑब्ज़र्वेशन से शुरू होता है और स्टेप बाय स्टेप करते-करते बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल जो है रिसोर्सेज़ वो मिलते हैं तो एक एंड पे एक थ्योरी बन जाती है। ये किस में हो रही है? इंडक्टिव में। डिटेक्टिव में हम देखते हैं कि एक थ्योरी मौजूद होती है, हमने सिर्फ़ उसको वेरीफ़ाई करना होता है, हमने उसको क्या करता है करना होता है, कन्फर्म करना होता है और उसके लिए हम जो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ओके अर्षिया बेटा, दैट्स गुड। फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब है कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक चीज़ से हम क्या चीज़ अख़ज़ कर रहे हैं, उसका अक्स क्या है? वर्डली अगर आप देखें तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स होता है कि आपने पूरा एक्टिविटी की, ठीक है? उसमें से उसका पूरा एक प्रोसीजर होगा, आप स्टेप बाय स्टेप चले, उसमें फिर डिस्कशन होगी। एंड पे एक रिफ्लेक्शन होती है कि इसका निचोड़ क्या है, इसको आप समरी भी कह सकते हैं, ठीक है? समरी क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, जो आपने पूरा वो मेथड देखा था ना इंक्वायरी का, स्टेप स्टेप करते-करते एंड पे आप एक चीज़
एवेलुएट कर लेते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कह लें, उसको समरी कह लें, उसको जो है मेन पॉइंट्स कह लें। उस रिफ्लेक्शन में आपका जो है वो आंसर आपको मिल गया होता है जिस इश्यू से आप शुरू होती है। अब वो आंसर तो मिल गया होता है, फर्दर कुछ और क्वेश्चन अराइज़ हो जाते हैं और दोबारा ये मेथड जो है वो चल पड़ता है। इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और डिडक्टिव में थ्योरी से होता है, बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। जी, इनके बेनिफिट्स और जो है डिसएडवांटेज ये हम इसी आगे स्लाइड्स में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इस मेथड के, ठीक है? इसमें आपको अगर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करें, तो आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें जो है देखें साइंटिफिक अब ये अप्रोच है, इसमें हमारे पास जब हम इंडक्टिव से शुरू करते हैं तो हमारे पास ये जो थ्योरी जो साइंटिस्ट थे, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, सेंसरी यूज़ था, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल किस्म की थ्योरीज़ बना ली और हमारे लिए ऐसा नॉलेज जनरेट कर लिया जो कि हमें फ़ायदा देता है, ठीक है? ये इसका फ़ायदा है और इसके नुकसान ये हैं कि अगर जो है आप चूँकि ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसमें अगर बायसनेस हो गई, कोई इनएक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की कमी होगी तो वो चीज़ गलत प्रूव ना हो जाए। इसका नुकसान सिर्फ़ ये है कि आप फुली एक्सपर्टीज़ के साथ, सपोर्ट के साथ और एक बायसनेस के बगैर एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक वे में आप चलें ताकि जो भी रिज़ल्ट आता है, आप उसको प्रेज़ेंट करें और ये ना हो कि वो ठीक करते-करते और वो बायसनेस के बायस एक गलत चीज़ जो है ना, गलत थ्योरी बन जाए, जिसकी वजह से एक मिसलीडिंग नॉलेज वजूद में आ जाता है, इसका ये नुकसान होता है। जी, इंडक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों मेथड्स की। जी मुक़द्दस आपको समझ आ गई होगी इन मेथड्स के? मोहम्मद शाहिद आपका जो है वो क्या क्वेश्चन है? मुझ तक पहुँचा नहीं। जी शायद आपका कोई क्वेश्चन था जो शायद स्किप हो गया, मैं ले नहीं पाई। जी, ऐसे ही है सुमेरा बिल्कुल, आप ठीक समझी हैं। इंडक्टिव बेटा बेटा आप कह रही हैं गलत नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन गलत हो भी सकता है, ठीक है? कुछ अब हमने ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की बात की तो ये एग्ज़िस्ट करती है और ये एक ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? इसमें इनकार नहीं है। लेकिन एक बहुत अरसा जो है वो एक आपके थ्योरी थी कि ज़मीन जो है वो गोल है। ठीक है? ये इंडक्टिव मेथड के थ्रू ही होगा, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की होंगी, टेलीस्कोप, दिस, दैट, ये वो। लेकिन अब जब टूल्स एंड डिवाइसेज़ इम्प्रूव हुई, साइंटिफिक आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, तो हमें लगता है कि ये अब हमने इस चीज़ को देखा है लॉजिकली और फ्रेम ऑफ वर्क की बात है कि ये एलिप्टिकल है, ये राउंड नहीं है। ठीक है? तो अब ये इंडक्टिव जो है वो नॉलेज के थ्रू ही मेथड के थ्रू ये एक चीज़ थ्योरी बनी थी जब लेकिन वो उसको अब डिसअप्रूव किया गया। बिल्कुल थ्योरीज़ रिजेक्ट हो सकती हैं, बहुत सी थ्योरीज़ हैं। हम तो चलें अभी एक ख़ास एस्पेक्ट में है ना, तो एजुकेशनल में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। लेकिन जब अब साइंटिफिक सिनेरियो में आप देखें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जो है बिल्कुल जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, तो थ्योरीज़ रिजेक्ट होती हैं और न्यू थ्योरीज़ बनती हैं। ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब आप साइंटिफिक उसमें जाएँगे तो वो कांसेप्ट्स हर वक़्त गुज़रते वक़्त या तो उनमें कुछ एडिशन हो जाती है या टोटल रिजेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट फ़ेज़ेज़ होती हैं। जी बेटा ये जो कोरोना कुछ जो है ना ये आप कहें कि स्टीरियोटाइप गॉसिप्स होती हैं। हम एक जब थ्योरीज़ की बात करते हैं तो ये फिर ना बड़ी साइंटिफिकली अप्रूव या डिसअप्रूव होती हैं, जस्ट बातों से और इस तरह ये नहीं हो पाती। जी फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं साइंटिफिक मेथड की तरफ। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ये एक अप्रोच होती है नॉलेज सीक करने की, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का। हम नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं पिछले नॉलेज की बेस पे एक नए और एक प्रिसाइज़ मेथड को बना के।
स्टेप्स क्या होंगे साइंटिफिक मेथड के? ऑब्जर्वेशन होगी, हाइपोथेसिस होगा, ठीक है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कोई कोई सेंसरी इनपुट्स के साथ हम कोई चीज़ जो है उसको उसका जो है मुशाहिदा करेंगे, उसके ऊपर एक जो है स्टेटमेंट बनाएँगे, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कन्फर्म करेंगे कि आया कि ये सही है या नहीं, फिर उसमें से जो डाटा निकलेगा उसको एनालाइज़ करेंगे और एंड पे हम जो है रिजल्ट्स जो है वो थ्रो कर देंगे। ऑब्जर्वेशन है टू सी समथिंग बाय हैविंग पर्पस इन माइंड। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? प्लान्ड सीइंग होता है, प्लान्ड हियरिंग होता है, प्लान्ड टच होता है। कोई भी सेंस को यूज़ करके आपने कोई मकसद माइंड में रख के वो ऑब्जर्वेशन की हुई होती है। फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अपने माइंड से उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपने क्या समझा, आपने वो हाइपोथेसिस बना लिया। उस हाइपोथेसिस को करने के लिए आपने जो है पूरी एक मेथड यूज़ किया, फिर उस जो मेथड आपने यूज़ करके आपके पास डाटा गैदर हुआ, ठीक है? आखिर में स्टैटिस्टिक्स आई, उसकी बेस पे आपने उसको रिजेक्ट किया या सेलेक्ट किया और फिर उसमें आपने जो है कोई कंक्लूजन निकाल लिया। मॉडर्नाइज़्ड स्टेप्स क्या हैं? ऑब्जर्वेशन की, फिर कोई क्वेश्चन देखा हमने, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की, कोई हाइपोथेसिस गेस किया, एक्सपेरिमेंट यूज़ बनाया और उसको कंडक्ट किया, रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए और कंक्लूजन ड्रॉ किया। ये था हमारा साइंटिफिक मेथड। इससे आप बहुत सा कंटेंट होगा जो कि आप इससे जो है अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहे होंगे। ठीक है? ये साइंटिफिक मेथड है, अब आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आप कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आप इस साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं और जितना आपका डायरेक्ट एक्सपोज़र को आते हैं करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को आप लोग, उतने ही आप लोग बेहतर रिज़ल्ट्स जो है हासिल कर पाते हैं। फिर है एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आप क्लास में यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होती है? ये आपको पिक्टोरियल जो है वो स्लाइड है आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत अरसा पहले हमारे बचपन में भी हमने थर्स्टी क्रो की जो कहानी सुनी थी, बेसिकली उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करके अपना जो है मसला हल किया था। इसमें कोई प्रॉब्लम को देखा जाता है, उसमें से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आइडिया लिया जाता है और कि इसके कौन-कौन से पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाता है, फिर उसको जो है ना अप्लाई किया जाता है और एंड पे हम जो रिजल्ट्स निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। जी, सर। पूछे ताकि वो उसमें इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कर सके। रिसोर्सेज आपके बहुत से होने चाहिए और टीचर को क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को ताकि वो बेहतर तरीके से इस लर्निंग प्रोसेस से गुजर सकें। मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स जो होती हैं इंक्वायरी बेस्ड स्टडिंग से आती हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें और आप देख रहे होंगे कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, इसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट या आप कहेंगे एंगेजमेंट है वो स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट उनको इन्वॉल्व किया जाता है, साथ-साथ गाइड किया जा रहा है। लेकिन फिर जब आप एक स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एक प्रोसीजर को करते हैं, तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके स्टूडेंट्स को। अब देखें इसमें हमने कहा था शुरू में कि रीडिफाइनिंग टीचर्स रोल कि टीचर्स का रोल अब रीडिफाइन हो रहा है। अब आप इस खास मेथड में देखें, इंक्वायरी बेस्ड में देखें कि टीचर का क्या रोल है? अरेंज नेसेसरी एनवायरनमेंट। अब टीचर ने आके मुझे बोलना शुरू करना है और 40 मिनट तक बोल के चले नहीं जाना। टीचर ने आके क्या करना है, इसमें से इंक्वायरी बेस को आप लोग एज़ अ टीचिंग मेथड लेते हैं। उसमें आपने इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, साइंटिफिक अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो भी यूज़ करनी है, उसके लिए टीचर ने क्या करना है, पूरा एक माहौल क्रिएट करना है, लर्नर्स को गाइड करना है, वो जो इश्यू है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, डाटा को क्लासिफाई करने के लिए हेल्प करनी है, हाइपोथेसिस बना रहे हैं बच्चे, टीचर्स को बता रहे हैं, उनसे देखेंगे बहुत ही मिसलीडिंग किस्म का हाइपोथेसिस ना बन जाए या फिर ऐसा हाइपोथेसिस ना बन जाए जो कि क्लियरली रिजेक्ट या क्लियरली एक्सेप्ट हो रहा हो। कुछ समथिंग न्यू, समथिंग एम्बिग्यूइटी होनी चाहिए ताकि फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करके वो एम्बिग्यूइटी खत्म कर सकें। रिपोर्ट प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए और फिर उसके बाद जो वो कंटेंट आपने समझा उससे आपकी लाइफ एप्लीकेशंस आप उसको अपनी लाइफ में किधर-किधर अप्लाई कर सकते हैं। इस एवल्यूएशन को वो आनी चाहिए, वो टीचर बता रही होती हैं स्टूडेंट्स को, उनसे पूछ रही होती हैं और जो है बेस्ट फाइंडिंग जो सॉल्यूशन होता है वो निकल रहा होता है। लर्निंग इन द क्लास ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है। टीम वर्क होता है। मोस्टली जो ये आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट्स या जो भी ये प्रॉब्लम
सॉल्विंग अप्रोच होती है वो हम एक ग्रुपिंग में कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। और जब ये बच्चे ग्रुप में और मल्टीपल आप कहें स्किल्स के साथ ये करते हैं तो फिर एक अच्छा रिजल्ट आता है, एक्साइटमेंट होती है कि हमें पता चले कि इस प्रोसीजर के बाद हमारे पास क्या चीज़ आने वाली है, व्हाट वी विल अचीव फ्रॉम दिस प्रोसीजर। प्रेजेंटिंग स्किल्स आती हैं जब आपने चीज़ खुद की है, हर उसका स्टेप खुद की है आपके स्टूडेंट ने, तो उसको वो चीज़ बताने में जो है बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, और जो है वो मूवमेंट एक जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन रहता है। अगर हम जी एक स्टूडेंट ने एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात की थी, ओवरऑल हम इस पूरे इंक्वायरी मेथड की एडवांटेजेस देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फ़ायदा होता है। टीचर का भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में काम जो है वो हो रहा होता है। स्टूडेंट्स उसको डायरेक्ट एक्सपोज़र के साथ वो काम कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी पैदा हो रही होती है। स्टूडेंट्स की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उ उन पर वर्क हो रहा होता है, वो सोचने पर मजबूर हो रहे होते हैं, अपने ज़हन से बेस्ट सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में से गुज़र रहे होते हैं। तो आपके एक इन हैंड जो एक्सपोज़र होता है स्टूडेंट्स को मिल रहा होता है इंक्वायरी मेथड से। डिसएडवांटेज कुछ एरर्स होते हैं जो कि इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप इनको सॉर्ट आउट कर सकें। आप हर किस्म के एजुकेशनल करिकुलम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। हर चीज़ आपको पहले बता दिया कि आप कहेंगे कोई भी इंग्लिश, उर्दू, इसका मैथ कोई भी कंसेप्ट लेके आप इंक्वायरी मेथड से सॉर्ट आउट नहीं करवा सकेंगे। कोई ऐसी जो है वो साइंटिफिक आप कहें कंटेंट होगा जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन की जा सकती होगी और उसमें हम लोग करवाएँगे। सोशल जो है बहुत सारे ऐसे हमारे पास कांसेप्ट हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं इससे। फिर हमारे पास है कि डिज़ायर्ड आउटकम्स, वही जो बायसनेस मैंने कहा था कि जब बायसनेस आ जाती है तो फिर आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे बड़े साइंटिफिकली चल रहे हो, आपके रिजल्ट हमेशा वही आएँगे जो आपके ज़हन में होते हैं और जो आप चाह रहे होते हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होती है तो अगर बायसनेस फ्री हो तो वो तभी फ़ायदा देती है। और इसका एक वाहिद जो नुकसान हमने कह दिया कि अगर आपने एक बायसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया, उसके रिज़ल्ट कर लिए, तो फिर एक मिसलीडिंग सा कंटेंट आगे आ जाता है। और हर टाइप के लर्नर्स जो होते हैं वो उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। वो जितने जो है वो आप कहें कि एक्टिव, शार्प और वेल एंगेज नहीं होते, मटेरियल्स को उस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि वो एक इस प्रोसीजर के थ्रू चल पड़े। फिर उनके लिए हर स्टेप पे गाइडेंस होनी चाहिए, टीचर की शार्प ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि वो इसको जो है ना गलत परसीव ना करें, गलत स्टेप ना कंडक्ट कर लें और उनके लिए फिर जो है ना स्पेशल एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। पूरे इस चैप्टर की कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि इंक्वायरी क्या है, सीकिंग फॉर द ट्रूथ, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, बाय द क्वेश्चनिंग, बाय द सॉर्टिंग। फिर हमने कि ये फोकस ही लर्निंग कॉन्टेक्ट जैसे जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करके हम लोग इसको मेथड को अप्लाई कर रहे थे। और ये क्लासरूम्स में एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो रिसोर्सेज यूज़ करें और पास का ये जो है ना ओपन फील्ड्स में, हाँ, लाइब्रेरीज़ में, लेबोरेटरीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में जिस टाइप का प्रॉब्लम होता है उस सिनेरियो में जाकर भी ये कंडक्ट किया जा सकता है। और ये जो आप कहें इस क्लासरूम का सिनेरियो होता है वो डिफरेंट होता है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स जो है वो मुँह बंद करके हाथ बाँध के बैठे हुए हों और आँखें लगा के, कान लगा के आपको सुन रहे हो, नहीं। इसमें एक थोड़ी-सी मेसीनेस होती है, डिसिप्लिन थोड़ा वीक होता है, स्टूडेंट्स हैं काम कर रहे हैं, इधर से चीज़ उठा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, थोड़ी-सी डिसऑर्गनाइज़ेशन होती है, लेकिन ये इस मेथड की नीड होती है और आपने कोशिश करनी होती है इस डिसऑर्गनाइज़ेशन को पॉसिबली कंट्रोल कर सकें कि सिर्फ़ इन नीड बेसिस पे ही जो है वो कम्युनिकेशन हो, नीड बेसिस पर ही मूवमेंट हो और बाकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ना हो। जी स्टूडेंट्स, हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। वी हैव फिनिश्ड दैट टॉपिक, कंक्लूजन हम लोगों ने देख लिया है और हम जो है ये अपना इंक्वायरी बेस्ड मेथड है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, यू हैव 5 मिनट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। आज हम लोगों ने बेटा इंक्वायरी मेथड जो देखा उसमें हमने देखा कि इंक्वायरी मेथड क्या है कि क्वेश्चंस की आप जो है अराइज होते हैं
उसके क्वेश्चंस की बेस पे हम पूरा जो है वो लर्निंग सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे और उसके लिए हमने फर्दर कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखी, वो डिडक्टिव थी, इनडक्टिव थी और साइंटिफिक अप्रोच थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी। हम इन चारों स्ट्रैटेजी से इस इंक्वायरी बेस्ड मेथड को लेके चल सकते हैं। फिर इसमें हमने देखा कि कैसे जो है टीचर का इसमें क्या रोल होता है, किस तरह हमने इन चारों जो स्ट्रैटेजीज़ का उनको डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा कि टीचर किस तरह इस मेथड को लेके चलती है, किस तरह जो है रिसोर्सेज़ को मैनिपुलेट करना होता है। फिर हमने इसके एडवांटेजेस भी पढ़े, इसके डिसएडवांटेजेस देखे और हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स में जो इसमें जो अभी इश्यूज़ आएँगे, उनको हमने सॉर्ट आउट करना है ताकि ये प्रोसीजर जो है वो एक स्मूथ वे में कैरी ऑन हो सके। जी, अली अहमद आपको जो है बिल्कुल आपका गेस्ट आ रहा है और मैंने ये चीज़ बताई भी थी आपको एडमिट करते हुए कि आप जो है लॉबी से लॉगिन हुए, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो है ना ये गेस्ट आ रहा है, आपको अपने आईडी और पासवर्ड से जो है आना चाहिए ताकि आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होती। सहर थी और उम्मल बनीन थी और आप अली अहमद आप भी। आपको तीनों को मैंने लॉबी से एडमिट किया था, मैंने कहा भी था कि चैट बॉक्स में आप लोगों के नाम लिख दें। हम अपनी फर्स्ट क्लास में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि आप लोगों की जब लॉबी से आते हैं तो आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं होती। थैंक यू आयशा बेटा, सो नाइस ऑफ यू। कोशिश हम करते हैं कि हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको पूरा कर सकें और देयर आर एरर्स, देयर इज़ मिसकंसेप्शंस भी बाज़ का, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि हम अप टू मार्क अपना टारगेट अचीव कर सकें। और लॉबी का मतलब ये होता है बेटा कि आप एमएस टीम्स में ना एमएस टीम्स में आपने अपनी पासवर्ड और आईडी से आप लॉगिन नहीं हुए हुए होते, जिसकी वजह से वो आपको लॉबी में रख लेता है कि अब कोई आपको परमिट करेगा, एडमिट करेगा तो आप क्लास में जाएँगे, अदरवाइज़ आप उस लॉबी में रहेंगे। जी बेटा, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, 77 स्टूडेंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं और जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ये अली अहमद, इनको मैं दोबारा एडमिट कर रही हूँ। अली अहमद, सहर और उम्मल बनी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने आज एडमिट किया। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने आईडीज़ के साथ हैं और उन सब की अटेंडेंस हो रही है। इस वजह से और कोई पैनिक ना हो और कोई बच्चा परेशान ना हो। और ये तीनों स्टूडेंट्स जो हैं पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कांटेक्ट कर लें। अगर इनको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं इनको दोबारा समझा दूँगी, क्योंकि क्लास में बार-बार वही चीज़ें करना, क्योंकि अगर 74 स्टूडेंट्स को समझ आई हुई है तो फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं दे पाते। बाकी 74 स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉपर अपने तरीके से आए हैं, उनकी अटेंडेंस हो रही है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें गौर से सुनें, ठीक है? और बाकी जो है बेटा यू कैन लीव, अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं। अली अहमद, उम्मुल बनीन और सहर जो है, ये मेरी बात सुन लें आगे 2-4 मिनट। बेटा ये पार्टिसिपेंट आई डोंट नो ये क्यों आते हैं डबल, एनी हाउ मेरे पास 77 आ रहे हैं। बेटा प्राइमरी लेवल की बात भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा जो आप कहेंगे चीज़ होती है वो स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट होता है उसको और उनका जो है ना एक कॉग्निटिव लेवल वो देखना भी बहुत ज़रूरी। नो डाउट एज, अब प्राइमरी लेवल का मतलब है एक ख़ास लेवल के बच्चे। तो इनको आप ना ये जो इंक्वायरी बेस्ड चीज़ें हैं वो बेसिक कंसेप्ट सिंपल होंगे। आपकी एक्सपेरिमेंटेशन बहुत लंबी-चौड़ी जो है वो चीज़ें और मामलात लिए हुए नहीं होंगे। लेकिन जब आप उन चीज़ों को इस थ्रू इस इन इनकी लर्निंग जो है उनको इन्वॉल्व करके करवाएँगे तो आप एक बेहतर रिज़ल्ट लेंगे, मेरे ख़्याल में। और उनकी मोटिवेशन भी साथ-साथ जारी रह रही होती है और जो है वो एक स्मूथ हो जाते हैं। जी, उम्मुल बनीन, सहर और अली अहमद आप लोग के मैं तीनों के लिए बात कर रही हूँ कि आप लोग जब क्लास में आते हैं, ठीक है? आप लोग मोस्टली करते हैं गूगल पे जाते हैं, वहाँ से आगाही एलएमएस पे जाते हैं, वहाँ से आप अपने लॉगिन होते हैं टू
2023 स्प्रिंग वर्कशॉप में, फिर अपने डैशबोर्ड को खोलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन होती है 8601 की, उसको खोलते हैं, वहाँ पे फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा होता है। आज आप लोग वेडनेसडे वाली को क्लिक किया और आप आ गए। ये प्रोसीजर होगा आप लोगों का। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो ये क्लास है वो एमएस टीम्स पे होती है। आप हर रोज़ एमएस टीम्स पर और इवन कि जब आप उस वेडनेसडे को क्लिक करते हैं, तो आपका एमएस टीम्स ओपन होता है और उस एमएस टीम्स को ओपन करके आप क्लास में आते हैं। आप तीनों के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि आप तीनों के एमएस टीम्स पर या तो कोई पासवर्ड जो कि यूनिवर्सिटी ने दी थी, वो पासवर्ड और आईडी नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से वो आपको क्या करता है, यहाँ तक तो आप ठीक है, आप वेडनेसडे वाला जो है वो नोटिफ़िकेशन क्लिक करके आगे जब जाते हैं, तो एमएस टीम्स आपको लॉबी में लेके जाके बिठा देता है और जब मेरी नज़र पड़ती है, मैं आपको एडमिट करती हूँ। लेकिन अगर इस एमएस टीम सॉफ्टवेयर में आपकी अपनी आईडी और आपका अपना पासवर्ड जो कि यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ था, वो लगा हुआ होता या लगा हुआ होगा, तो आप जो है जब वेडनेसडे को वाली नोटिफिकेशन को क्लिक करके जब आप एमएस टीम जब ओपन होता है ऑटोमेटिकली, तो वो आपको डायरेक्ट क्लास में ले आएगा, वो आपको लॉबी में वेट नहीं कराएगा। इसका एक तरीका ये है कि अगर आप लोग जो भी सिस्टम या डिवाइस या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, काइंडली उसमें एक आप लोगों ने एमएस टीम जो है वो, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, बाकी सब जा सकते हैं। तो जो आप लोगों ने